ऐसा उनका स्टेटमेंट, कॉकरोच वर्ड यूज़ करना गवर्नमेंट इंडिया के यूथ के लिए, जिसको हम बोल रहे हैं विकसित भारत का यूथफुल कंट्री है, आप उसी यूथ को आप कहीं ना कहीं मानते हैं। तो आपके मुंह से निकल के आया, हाँ हम बेरोजगार हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर कोई क्वालिटी ही नहीं है, हमारे अंदर कोई पोटेंशियल ही नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं सकते फ्यूचर में। तो आज हमने एजुकेशन मिनिस्टर हटाया, आगे जब हमारे यहाँ कुछ और पेपर लीक होंगे तो फिर हम एजुकेशन मिनिस्टर ही हटाएंगे। हर जगह अगर आंदोलन 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 ही लेके आओगे तो देश विकास कैसे करेगा? 26 लाख ऑफ स्टूडेंट्स जितने भी अपेयर हो रहे हैं उनको एक लाइक यूपीएससी का एग्जाम्पल है, जिसके जहाँ तक मेरे को नॉलेज है अभी तक एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है, और उसी कंट्री में एक यूपीएससी एग्जाम फेयर एग्जामिनेशन हो पा रहा है, बट नीट नहीं हो पा रहा है, जो 2 बार लीक हो गया है। क्लेट जैसा एग्जाम है, हर बार लीक हो रहा है। कहीं ना कहीं उसी सिस्टम को ठीक करके बैठे हैं, दूसरे सिस्टम को एक को नहीं कर पा रहे हैं। जब एक नेशनल लेवल एग्जाम में कंट्रोवर्सी होती है तो सबसे बड़ा नुकसान किस चीज़ का होता है? स्टूडेंट्स का, एग्जामिनेशन का। एंजाइटी फील ना हो कि हम बाद में बार एग्जाम दें इस चीज़ को। कि आपने जैसे प्रोटेस्ट को विदेशी कंट्री का आरोप लगाया, तो आप सिर्फ एक घटना के आधार पर कि दुबई से किसी व्यक्ति ने हो सकता है वो हिंदू सिटीजन, तो उन्होंने स्विगी जोमेटो से खाना भेजा, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये विदेशी कंट्री का? अगर आप मोल, हाँ मैं आपकी बात मानती हूँ, पेपर स्टूडेंट की खरीद रहा है, एक ऑफिसर है करप्ट, लेकिन हम इससे ये तो नहीं कह सकते देश के सारे ऑफिसर करप्ट है। हम ये तो नहीं कह सकते जो बच्चे वहाँ पे बिल्कुल इनोसेंट थे। 80% जनता है इंडिया की ऐसी जो पेपर खरीद ही नहीं सकती। एज अ स्टूडेंट हम नीट को सिर्फ एक एग्ज़ाम के रूप में देखते हैं, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सपेक्टिव से नीट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय पब्लिक इंस्टीट्यूशन। जब आप गलती करते हो तो क्या आपको बोला जाता है कि मिस्टर रोहन यू आर रॉन्ग? कहते हैं उनका बेटा उन्होंने गलती किया। ये पूरा जो नीट का पेपर लीक है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, या आपने कैसे प्रूव कर रहे हो? क्रिमिनल ऑफेंस ऐसे है कि अगर पेपर लीक हुआ है तो गवर्नमेंट तो करेगी नहीं, कोई ना कोई इसमें कल्प्रिट होगा, उसी ने पेपर लीक किया होगा। तो अकॉर्डिंग टू यू क्रिमिनल को कैसे रोका जाएगा? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ज़्यादा अच्छे तो बाकी मैं और नहीं बता सकती, जब जाऊँगी मैं तब बता दूँगी आपको। दिल्ली का कोई मेडिकल कॉलेज है, उसके जो सीनियर प्रोफेसर होंगे जो बहुत अच्छे अपने रिटायरमेंट के एज पे होंगे, उनको दिया जाता है पेपर बनाने के लिए, और बाई चांस पेपर लीक होता है और उनको आप एज ए क्रिमिनल घोषित कर दोगे, तो क्यों पेपर बनाने के लिए आएंगे? क्यों अपने रिटायरमेंट के टाइम पे अपनी छवि खराब करेंगे? तो नमस्कार, आदाब और एक वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड आफ्टरनून आप सभी को। बहुत अच्छी बात है कि कौन सी बात कब कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो आज हम इसी वैचारिक महासंग्राम में उपस्थित हुए, और आज का हमारा जो डिबेट कंपटीशन है, हमारे सर की दूरदृष्टि का एक बहुत अच्छा ये आउटकम निकल कर आएगा, इसका हम सबको भरोसा भी है। तो इज द नीट पेपर लीक अ फेलियर ऑफ गवर्नेंस और मेनली अ क्रिमिनल कंस्पिरेसी? ये 2 टॉपिक हैं, इसके लिए हम 2 टीमें मेन बनाकर चलेंगे। तो सबसे पहले हम उसकी शुरुआत करें। मैं इस वैचारिक मंच की शोभा बढ़ाने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित सम्माननीय हमारे सबके प्रिय आदरणीय प्रतीक हजेला सर उपस्थित हैं। एक बार सर का तालियों से स्वागत करेंगे। और साथ ही इस कंपटीशन में, इस डिबेट कंपटीशन में जो शब्दों की गहराई है और तर्कों का वजन है, उसको तौलने के लिए आज हमारे बीच में 3 महानुभाव उपस्थित हैं, हमारे ऑनरेबल जूरिस्ट। और ये जूरी जो है ये काम करेगी आपको जांचने का, परखने का, आपके तर्कों का वजन मापने का। सबसे पहले हमारे कपिल सर, हमारे आलोक सर और हमारे प्रमोद सर, ये 3 आज आपको जज करेंगे। तो आज के विषय का परिचय आप सभी को हो चुका है, और ऑन बोर्ड आप देख पा रहे होंगे ये हमारा टॉपिक है, जिस पर एक तरफ आपको फेवर में जाना है, पक्ष में निर्णय रखने, एक आपको विपक्ष में निर्णय रखने। तो हमने इसके लिए 2 टीम बेसिकली बनाने का प्रयास किया था। तो आप में से जो सपोर्ट में है, मैं एक बार फिर से नाम बोल देता हूं, जो सपोर्ट में है वो इस तरफ आकर बैठेंगे मेरे राइट हैंड साइड, आपके लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले लक्ष्मी तायडे, नीतीश गौतम। सपोर्ट का मतलब कि ये फेलियर ऑफ गवर्नेंस है। हाँ, जो फेलियर ऑफ गवर्नेंस को सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ ये सही है, तो वो इस तरफ आकर बैठेंगे। जो कह रहे हैं कि नहीं है कि क्रिमिनल कंस्पिरेसी है, तो वो इस तरफ आकर बैठेंगे। तो सबसे पहले हम फेलियर ऑफ गवर्नेंस को जो सपोर्ट करेंगे उनकी बात कर रहे हैं। तो लक्ष्मी तायडे, नीतीश गौतम, निखिल सेन, अनुष्ठा श्रीवास्तव, पायल सिंह, फरहा खान, सोमेंद्र सिंह, सौरभ, श्याम राजपूत, कृति खरे। और जो सपोर्ट करेंगे मेन लिया क्रिमिनल कंस्पिरेसी को, या इसको
अगेंस्ट में इसके जा रहे हैं, उसमें आएंगे आरती, सोहित मीना, कोमल पवार, ऋषभ शर्मा, नंदिनी, जानवी, सोनाक्षी एंड राघव। तो ये हमारी 2 टीम है। और परी भी। और बाकी हमारी ऑडियंस है। तो ऑडियंस में से जो क्वेश्चन करेंगे, जैसे सर ने कहा है कि आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है, आप अच्छा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन अच्छा ही होना चाहिए। एक और शेर मैं आपको कहूंगा कि ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहो, वरना ऐसी बात कहो जो खामोशी से अच्छी हो। तो आज यहाँ शब्दों का और तर्कों का खेल है, और हम सब इसके आज इस सभा में मौजूद हैं, इस हॉल में मौजूद हैं, और इसके एक दृष्टिकोण में अपनाएंगे, चीजों को देखेंगे आगे। तो सबसे पहले इसके मैं आपको नियम बता देता हूँ। समय कितना दिया जाएगा? हाँ सर, वो मैं इनको सारे नियम बता देता हूँ। इस डिबेट के नियम आप एक बार सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले तो प्रत्येक प्रतिभागी को बोलने का जो समय दिया जाएगा वो फिक्स 5 मिनट होगा। ये समय का ध्यान आपको रखना है, पहली चीज। दूसरा, प्रतिभागी को दिए गए विषय के या तो पक्ष में बोलना है या विपक्ष में बोलना है। तो आप किस मुद्दे पर बोलेंगे आपको पहले से तय रखना है। तीसरा, प्रतिभागी को अपनी बात तथ्यों, उदाहरणों और तर्कों के साथ रखनी है। चौथा है कि किसी भी प्रतिभागी का संस्था, इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, संस्था, धर्म, जाति या व्यक्ति विशेष के प्रति अभद्र, आपत्तिजनक या व्यक्तिगत टिप्पणी करना पूर्णतः वर्जित होगा। तो इससे हम बचेंगे, किसी प्रकार से इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। नेक्स्ट है अन्य प्रतिभागी जो हैं, जो यहां पर ऑडियंस हैं या अन्य प्रतिभागी अपनी टीम में है। जब एक व्यक्ति बोलेगा तो केवल एक बोलेगा, उसे बीच में तब तक नहीं टोका जाएगा जब तक कि उसका समय पूर्ण नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है आप सभी ऑडियंस और जो भी प्रतिभागी हैं वो सब अपने मोबाइल साइलेंट रखेंगे। अगर नहीं है तो आप अभी कर लीजिए। और प्रतियोगिता के दौरान अनुशासन बनाए रखना सभी प्रतिभागियों की और ऑडियंस की जिम्मेदारी होगी। नियम आप सबको अच्छे से समझ में आ गए? एक चीज और, एक व्यक्ति ने फॉर बोला, उसके ठीक बाद अगेंस्ट वाला बोलेगा। हाँ। फिर जो है क्वेश्चंस लिए जाएंगे, ठीक है। जब एक डुओ दोनों लोगों का जो कंप्लीट हो जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही जो है प्रश्न ऑडियंस कर पाएगी। और 4.5 मिनट पर हम आपको आगाह करेंगे कि अब 30 सेकंड बाकी है, सो दैट आप लोग को पता चल जाए कि और कितना समय है। अगर आप लोग को 5 मिनट ज्यादा लग रहा है तो हम इसको 4 मिनट भी कर सकते हैं। और हमारी जो जूरी है वो आपको कौन कौन से टॉपिक के आधार पर मार्क्स देगी, वो मैं आपको फिर से एक बार टॉपिक बता देता हूं। विषय की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, इस टॉपिक पर आपको मैक्सिमम 20 मार्क्स मिलेंगे। तर्क और तथ्य, इस टॉपिक पर मिलेंगे 30 मार्क्स। आपका प्रेजेंटेशन और कॉन्फिडेंस यानी कि प्रस्तुति और आत्मविश्वास पर आपको मिलेंगे 20 मार्क्स। भाषा और संप्रेषण कौशल, आपकी लैंग्वेज और डिलीवरी का जो तरीका है उस पर आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। और समय का पालन, अगर आप टाइम को लेकर डिसिप्लिन रहते हैं तो 10 मार्क्स आपको उसका दिया जाएगा। ये मैक्स है, इसके आधार पर आपको मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले इसको शुरू करेंगे। और जो हमारी टीम ए है, फिलहाल हम एक डाउट है सर, जो सबसे पहले 2 पार्टिसिपेंट आएंगे फेवर में और अगेंस्ट में, यूजुअली डिबेट में उनको लास्ट में एक मौका और देते हैं 1 मिनट का, क्योंकि जितने भी बच्चे आएंगे बाद में, मतलब फर्स्ट जो डुओ आके गया, सब उनको अपने फैक्ट से काउंटर करते हैं। तो डिबेट में ऐसा होता है कि जो फर्स्ट 2 थे, सिर्फ फर्स्ट 2 वो अपने पॉइंट्स को वैलिडेट करने के लिए, बोनाफाइड प्रूफ करने के लिए लास्ट में उनको 45 सेकंड या 1 मिनट दिया जाता है, बस शुरू के वो तो। ठीक है, ठीक है। एक प्रश्न रह गया, क्या 5 मिनट करना है या 4 मिनट करना है? 4 मिनट। आई थिंक 4 मिनट हम पहले भी फॉलो करते आए हैं, तो अब हम उसको 4 मिनट को करेंगे। 3:30 पे करते हैं तो 3:30 पर फिर जो है आपको एक बार आगाह किया जाएगा। तो सबसे पहला कौन? सबसे पहले फेवर में जाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सही। आ जाओ बेटा, आ जाओ, वेरी गुड। नाम क्या है? नीतीश।
तो नीतीश का टॉपिक है अ फेलियर ऑफ गवर्नेंस, मानते हैं नीट पेपर लीक को। सर माइक वो टाइमर का आप वो रखिएगा, तो टाइम स्टार्ट नाउ। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम नीतीश गौतम है और मैं आज पेपर लीक के मुद्दे पर बात करूंगा। और सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि गवर्नेंस और गवर्नमेंट में दोनों में अंतर है। कभी कभी ना आप गवर्नेंस को गवर्नमेंट से जोड़ लेते हैं तो आप एक डाउट क्लियर कर लेते हैं, लगता है कि गवर्नमेंट ही करती है। तो पहले समझिए कि गवर्नेंस क्या है और गवर्नमेंट क्या है। और किसी भी चीज को अगर हम क्रिमिनलाइज करने लगेंगे तो फिर चीजें जो गुडनेस है वो निकल के नहीं आएगी। हमेशा हम उसको सोचेंगे अगर कोई गलत है तो उसको सोचेंगे क्रिमिनल। मतलब आप ये नहीं देखना चाहते हो कि बीच में कहाँ कहाँ लूप होल्स है। मैं एक रिसेंट एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूँ। शायद आपने सबने देखा होगा, इंडिया का एक टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है इसरो, जो स्पेस सेक्टर में बहुत अच्छा काम करता है। रिसेंट उसका चंद्रयान प्रोजेक्ट आपने सबने देखा होता। इसके पहले जो उसका प्रोजेक्ट था एक टाइप से फेलियर ही था। अगर आप उसको हम पॉजिटिव वे में लेके जाएं तो उसका पहला स्टेज सक्सेसफुल था, सेकंड स्टेज सक्सेसफुल था और लास्ट स्टेज में फाइनल वो फेल हो गया। तो इसरो ने ये नहीं बोला कि माय प्रोजेक्ट इज 100% सफिशिएंट, मतलब सही है। लास्ट में उन्होंने जो टारगेट सेट किया था अगर वो उन्होंने अचीव नहीं किया तो उसको उन्होंने फेलियर माना और नेक्स्ट जब उनका प्रोजेक्ट आया तो उसको 100% अचीव किया। लेकिन जो उसके प्रीवियस 2 स्टेप थे उसको अपने वो अपकमिंग जो प्रोजेक्ट में उसको यूज किया। तो लेकिन उन्होंने इसको अपना फेलियर ही माना, क्योंकि अगर वो उसको मान लेते कि नहीं मैंने तो बहुत अच्छा किया, पहला सक्सेस हुआ, सेकंड वाला सक्सेस हुआ, लास्ट ना, तो उन्होंने बहुत अच्छा किया कि अगर अपनी गलतियों को एक्सेप्ट किया और नेक्स्ट स्टेप में उसको गलतियों को सुधार के बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट किया। और ऐसे ही हमने सोसाइटी पढ़ा हुआ है, तो सोसाइटी में जो समाज है और समाज से भी नीचे जो है परिवार है। परिवार में भी जो एक माँ बाप होते हैं और उनके बच्चे ढेर सारी गलतियां करते हैं। जब से एडल्ट से लेके जब तक फाइनल अपने अपने लाइफ में सेटल नहीं हो जाते ढेर सारी गलतियां करते हैं। और पेरेंट्स भी अगर अपने बच्चों को एक मान लो 10th के बोर्ड के एग्जाम में बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं, 12th के एग्जाम में बच्चे बहुत सारे फेल होते हैं, तो अगर पेरेंट्स बोलने लगे कि ये तो फेलियर है इसका 100%, तो वहां बस उसको मानते कि ठीक है फेल हो गया, सुधार करते ये गलतियां थी। तब नेक्स्ट जब ईयर वो एग्जाम देता है और अपना अचीव करता है। तो मुझे लगता है कि किसी भी चीज को क्रिमिनलाइज मत करिए। अगर आप क्रिमिनलाइज करेंगे तो फिर हर बंदा सोचेगा यार कि अगर कहीं ना कहीं गलती होगी। ह्यूमन टेंडेंसी है, फिलॉसफी है नॉर्मल सी कि आप कुछ काम करोगे तो, और प्रोबेबिलिटी भी है कि किसी की काम की 1/3 हो सकती है कि आप सही हो या तो आप गलत हो। तो अगर इस चीज को आप सोच के चलोगे कि अगर आपसे गलती हुई तो आपको क्रिमिनल मान लिया जाएगा, तो आप कभी भी अपना पॉजिटिव स्टेप आगे नहीं बढ़ाओगे। तो मुझे लगता है कि आप एक कदम बढ़ाइए, गलतियों को ध्यान दीजिए और फिर इसके बाद डिसीजन लीजिए कि क्या आपने सही किया, गलत किया। अगर गलत किया तो एक्सेप्ट करके नेक्स्ट टाइम आप और अच्छा कीजिए। नहीं तो जीवन में कभी भी सुधार नहीं होगा, कभी भी आप डर के कारण आप आगे नहीं होंगे। और जो गुडविल है, अच्छे लोग हैं जो अच्छा काम करना चाहते हैं, वो हमेशा पीछे रहेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं आप कह रहे हो ना कि अगर आप गलत किए तो सीधे आपको क्रिमिनल मान लिया जाएगा। क्रिमिनल से अच्छा है कि आप मानो कि हाँ एक्सेप्ट करो। सबसे अच्छा ये है, चाणक्य भी कहता है कि जीवन में अगर आप सोचोगे ना कि मैं खुद गलती करके सीखूं तो उम्र बहुत छोटी है। इससे बढ़िया है कि आप कोई गलती कर रहा है तो गलती पे एक्सेप्ट कर लो कि ये गलती हो गई है, उन गलतियों से सीख के आप आगे बढ़ जाओ, तभी आप सक्सेस पाओगे। जिससे क्या है कि हमारी जो गवर्नेंस है वो भी अच्छी होगी। अब गवर्नेंस अच्छी होगी तो गवर्नमेंट अच्छी होगी। थैंक यू सो मच। 30 सेकंड और हैं आपके पास अभी। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि गवर्नेंस नॉर्मल पब्लिक है, वी आर द पीपल ऑफ द इंडिया। तो हम लोग क्या सोचते करते हैं कि गवर्नेंस और गवर्नमेंट दोनों पार्ट है। ब्यूरोक्रेसी भी गवर्नेंस का ही पार्ट है। अगर ब्यूरोक्रेसी तब अच्छी होगी जब हमारे गवर्नेंस के जो स्टेप हम ले रहे हैं वो बहुत अच्छे हो। एक जो सीनियर अधिकारी है, कोई भी हो सकता है, वो बहुत अच्छे स्टेप लेना चाहता है, लेकिन अगर उसको हम छूट नहीं देंगे। अगर एक डीएम है किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, उसके पास मान लीजिए कि बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर तो ठीक है, सेकेंडरी है, फर्स्ट तो जो हमारे सुप्रिंटेंडेंट तो पीएस पुलिस होते हैं उनके पास लॉ एंड ऑर्डर। टाइम कंप्लीट हो, आप बोल सकते हो। तो उनके पास होता करता है, लेकिन अगर वो सोचे कि यार ये डिसीजन अगर मैं किसी भी पद से एग्रीकल्चर सेक्टर को ज्यादा दे दिया तो कोई ये तो नहीं बोल देगा कि अपनी फैमिली मेंबर वाले एग्रीकल्चर से जुड़े हुए, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है, तो मेरे ऊपर केस हो जाएगा कि तुमने मिसमैनेजमेंट किया हुआ बजट का, तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड एग्रीकल्चर का है तो आपने एग्रीकल्चर वाली स्कीम की तरफ ज्यादा बजट एलोकेट किया है। वो मेन मैनेजमेंट होता है उसके पास बजट का। तो
डिसीजन कभी कभी अच्छे कामों के लिए लिए जाते हैं और लोगों का नजरिया उसको सोचने का कि रहता है कभी कभी कि जो आपने डिसीजन लिया है अपने फायदे को देख के लिया गया, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कभी कभी डिसीजन बहुत अच्छे कामों के लिए लिए जाते हैं और उसका आपका रिजल्ट भी देखा। थैंक यू सो मच। वेरी आपका नाम क्या था बेटा? ये नीतीश को मैं इस वजह से और प्रेज करूंगा कि आप पहले थे। आप में से कितने लोगों को मालूम है कि चांद में पहुंचने वाला पहला इंसान कौन था? और दूसरा? एडविन आल्ड्रिन। लेकिन सारी दुनिया जानती है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। मेहनत दोनों ने उतनी ही करी, अंतर चंद सेकंड्स का था। लेकिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग को हर कोई जानता है, एडविन आल्ड्रिन को नहीं जानता। इसलिए पहले वाले का महत्व जो है दुनिया में होता है। ये नहीं कि एडविन आल्ड्रिन किसी भी रूप से कमजोर था या कुछ था, लेकिन ऐसा रहा कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग को हम सब लोग जानते हैं, एडविन आल्ड्रिन को नहीं। चलिए, तो नेक्स्ट इधर से पहला कौन है? वेरी गुड, आ जाओ। सोनाक्षी, हाँ, क्रिमिनल कंस्पिरेसी ये इनका है, सही है ना? अगेंस्ट में है। So time start now. So good afternoon everyone. Good afternoon sir, judges and everyone. So before I begin, I want to ask one simple question. जब एक नेशनल लेवल एग्जाम में कंट्रोवर्सी होती है तो सबसे बड़ा नुकसान किस चीज़ का होता है? स्टूडेंट्स का, एग्जामिनेशन का? नहीं, सबसे बड़ा नुकसान होता है पब्लिक ट्रस्ट का। एज अ स्टूडेंट हम नीट को सिर्फ एक एग्जाम के रूप में देखते हैं, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सपेक्टिव से नीट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक एग्जामिनेशन कंडक्टेड by public institution, and institutions survive not merely on rules but on public trust. क्या नीट सिर्फ एक क्रिमिनल कंट्रोवर्सी थी या फिर इंसिडेंट ने हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ वीकनेस भी एक्सपोज करे? So good governance is judged not only by how effectively it punishes failure but how effectively it prevents failure. So every year approx 22 से 24 लाख स्टूडेंट नीट के लिए अपीयर करते हैं। सो बिहाइंड एवरी एप्लीकेशन नंबर देयर इज अ स्टोरी। किसी के पेरेंट्स अपनी सारी सेविंग्स लगा के बच्चों को पढ़ने भेजते हैं, कहीं कोई फेस्टिवल सेक्रीफाइस करके और सोशल मीडिया सेक्रीफाइस करके दिन रात पढ़ के एग्जाम के लिए अपीयर करता है। सो अब इतने टफ कंपटीशन में एक भी सिक्योरिटी लैप्स होता है तो उससे स्टूडेंट्स का ट्रस्ट बहुत डगमगाता है, बल्कि सभी ऑनेस्टली अपीयरिंग स्टूडेंट्स को फर्क पड़ता है। और इंस्टीट्यूशन सिर्फ रूल से नहीं, ट्रस्ट से चलते हैं। सो माय फर्स्ट पॉइंट इज पब्लिक ट्रस्ट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ऑब्जेक्टिव सिर्फ एग्जाम कराना नहीं होता है, उसका ऑब्जेक्टिव सिटीजन्स के ट्रस्ट पर डिपेंड करता है। अगर एक डिजर्विंग स्टूडेंट को ये लगने लगे कि सिस्टम उनके साथ इक्वालिटी ट्रीट नहीं कर रहा है, तो नुकसान सिर्फ उस स्टूडेंट का नहीं, इंस्टीट्यूट की क्रेडिबिलिटी का होता है। नीट जैसे नेशनल लेवल एग्जाम में जब क्रेडिबिलिटी स्ट्रांग नहीं होती तब रिजल्ट एक्सेप्ट नहीं होते। So my second point is administrative responsibility. I am not blaming any particular individual here because governance became blame से नहीं, accountability से चलती है। So as a future administrator, मैं ये नहीं पूछूंगी ये क्राइम किसने किया, मैं ये पूछूंगी सिस्टम क्राइम को रोक क्यों नहीं पाया। तो my third point, why reforms were necessary. अगर किसी इंसिडेंट के बाद सिक्योरिटी प्रोटोकॉल स्ट्रेंथन किए गए, मॉनिटरिंग बढ़ाई गई, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और सर्विलेंस को इंपॉर्टेंस दी गई, सो व्हाट डज दैट मीन? इट्स सिंपल, रिफॉर्म्स तभी आते हैं जब सिस्टम इंप्रूवमेंट की नीड को आइडेंटिफाई करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव शॉर्टकमिंग्स को एक्सेप्ट करना क्रिटिसिज्म नहीं होता, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म का पहला स्टेप होता है। सो अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात, आर्टिकल 14 हमें इक्वालिटी बिफोर लॉ की गारंटी करता है।
In context, to competitive exam, every candidate must compete under equal conditions. So, competition तभी फेयर होता है जब सब स्टूडेंट एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करें. अगर किसी को एग्जाम पहले से ही पता है, टेस्ट पहले से ही पता है या चीटिंग करके कर रहा है, तो वो एग्जामिनेशन फेयर कहां से हुई. तो अगर किसी भी वजह से इक्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है तो एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी उस इक्वालिटी को रिस्टोर करना होती है. अब सिस्टम कैन नेवर बी 100% एक्यूरेट. So I totally agree with this, but imperfection is never an excuse for inaction. So एक एग्जांपल लेते हैं, जब ब्रिज में क्रैक्स आते हैं तो हम ब्रिज को बनाना बंद नहीं करते, उसमें इम्प्रूवमेंट, उसको और मजबूत बनाते हैं. So at last I want to wrap up by quoting, criminals exploit opportunities, administrations eliminate opportunities. जब opportunities खत्म होती है तभी गवर्नेंस सक्सेसफुल होती है. इसीलिए I believe that नीट कंट्रोवर्सी ने हमें सिर्फ एक क्राइम नहीं दिखाया बल्कि रिफॉर्म्स को जरूरत भी दिखाई है. बिकॉज पब्लिक ट्रस्ट इज स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. एंड फॉर ऑल दीज रीजंस आई फॉर्मली सपोर्ट दिस मोशन. थैंक यू सो मच. आप यहाँ आ जाइए सोनाक्षी, आप इधर आ जाइए. अब ऑडियंस क्वेश्चन का टाइम है, क्वेश्चंस कर सकते हैं आप लोग. एनीवन? सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे भैया, आपने बोला है कि गवर्नेंस एक फेलियर है. आप एक बात बताइए, जैसे इसरो है, उसका प्रोजेक्ट फेल हुआ है, उसने चंद्रयान बनाया बट उसको इम्प्रूव किया, तो उनकी तो अकाउंटेबिलिटी और बढ़ गई ना. गवर्नेंस का उसका फेलियर तो नहीं है. मिस्टेक्स तो हर एक जगह होती हैं, तो इसको आप कैसे कह सकते हो ये फेलियर है नीट का पेपर लीक? नहीं, देखिए शायद आपने अगर न्यूज़ सुनी होगी तो जब एक फाइनल क्या कहते हैं मीडिया राउंड होता है, मीडिया राउंड में जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है उनकी ब्रीफिंग आपने सुना कि नहीं सुना? तो उन्होंने ब्रीफ के टाइम पे उन्होंने बोला, एक होता है डिप्लोमेटिक शब्द होते हैं, किसी भी चीज को डायरेक्ट नहीं कहा जाता है कि आई एम अ क्रिमिनल. कहने के कई तरीके होते हैं. तो मे बी मैं आपकी बात से सहमत हूं कि आप कहना चाह रहे हैं कि आप कैसे कह दोगे कि ये फेलियर है. आप अगर ये चीज नहीं मानोगे कि फेलियर नहीं है तो आप उसको बहुत क्रिमिनल है. तो क्रिमिनल तो बहुत ही डिप्लोमेसी में बहुत बड़ा वर्ड है. किसी को क्रिमिनल बोल देना, नेक्स्ट टाइम वो कभी भी एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ेगा. तो मुझे लगता है कि आप इंप्रूवमेंट चाहते हो, आप भी तो इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हो ना, अकाउंटेबिलिटी की. तो अकाउंटेबिलिटी ज्यादा किससे होगी कि जब आप मानोगे फेल हो गए तो आप ना सुधार करोगे. आप मान ली क्रिमिनल तो आपको 420 केस में जेल में डाल दिया जाएगा, फिर आप कैसे इंप्रूवमेंट करोगे? अकाउंटेबिलिटी कहां से होगी? सर एक सेकेंड सर, एक बात बताइए, नीट जो पेपर लीक है गवर्नमेंट की पॉलिसी तो है नहीं, ये तो किसी क्रिमिनल द्वारा किया गया है, ऑफेंस है. किसी बच्चे ने, मतलब ये जो बच्चे हैं उनके द्वारा है, उनके माता पिता के द्वारा है, तो इधर गवर्नमेंट का क्यों ना हमारा है? इवन क्रिमिनली जो ले रहे हैं और जो बेच रहे हैं वो ऑब्वियस सी बात है क्रिमिनल है. तो एक मिनी मतलब क्रिमिनली ऑफेंस है, फेलियर ऑफ गवर्नेंस इसमें थोड़ी है सर. देखिए क्या होता है, सबसे बड़ा ये है कि आप एक इंडिविजुअल में फोकस कर रहे हो. आप ये बताइए, अगर कोई बच्चा है अपने घर का, तो जब आप गलती करते हो तो क्या आपको बोला जाता है कि मिस्टर रोहन यू आर रॉन्ग? कहते हैं उनका बेटा, उन्होंने गलती किया. जो परिवार का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा, तो कोई कंट्री को जो रनिंग गवर्नमेंट होती है वो हेड होती है. तो गलती कोई करे, रनिंग जो रहेगा, जो लीड करेगा, तो उनको पिन किया जाता है. ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल को, उस जिस पोजीशन पे बंदा बैठा हुआ है जो गवर्नमेंट रूल कर रही है तो उनको बोला जाता है, इंडिविजुअल व्यक्ति को नहीं लिया जाता है. आप सोच रहे हैं कि इंडिविजुअल कोई बंदा है वो गलती कर रहा है, क्योंकि एक पूरा साइकिल है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं. बच्चे तो एकदम जब नीचे ग्राउंड लेवल पे वो जब पेपर दे रहे हैं, लेकिन जहां से पेपर बनना चालू हुआ, प्रिंटिंग में गया, कई लोगों ने इसमें इन्वॉल्व हुआ, सिक्योरिटी फोर्सेज इन्वॉल्व हुई, डिलीवरी मैन, तो कई लोग हैं. तो उनमें से एक लीडिंग आदमी रहता ना, तो लीड किसको आप बोलोगे? नीट को एनटीए कर रही है, एनटीए का हेड होगा. एनटीए कौन सी बॉडी है? एनटीओ को भी कोई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लीड कर रही होगी. कई मंत्रालय को लीड कौन कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कर रहे होंगे. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? तो इंडिविजुअल किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा ना. तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करें, ठीक है फेलियर हो गया, हम सुधार करेंगे, रिफॉर्म लेके आएंगे. रिफॉर्म ही है सोल्यूशन. नहीं, रिफॉर्म सर सोल्यूशन है, मगर आप एक बात बताइए, जैसे कह रहे हैं आप उसको फेल, अब उधर पे एजुकेशन में ना ले जाके
क्वेश्चन का आंसर सबमिट कराते हैं, ये डिबेट हो जाएगा। चलो कृष्णा, ठीक है हाँ शायद और कोई क्वेश्चन करना चाहता है? शायद पूछो। कोई सोनाक्षी से क्वेश्चन करना चाहता हो इसमें से? कुछ बच्चों को नाम नहीं लगा मेरा एक क्वेश्चन है एक मिनट। कि आपने जो कुछ भी डिलीवर किया उसमें आप ये कैसे प्रूफ कर रहे हो कि ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है? एक सेकंड, क्या? ये पूरा जो नीट पेपर लीक है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, ये आपने कैसे प्रूफ कर रहे हो? जो आपने नहीं। पूरा बोला उसमें कहीं प्रूफ नहीं होता है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ये देखो, या हो सकता है मेरा अगेंस्ट और फॉर क्लियर ना हो, मुझे खुद आइडिया नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, तो सर ने बोला अगेंस्ट में चली जाओ, तो वो था मेरा कॉन्सेप्ट, तो वही था। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि ना, मैं इसको छोड़ने की जगह अगर इससे आप रिलेटेड कुछ पूछो तो, कि मैं इस टॉपिक को अगर हटा के वो पूरी बार आपकी मैंने सुनी, वो सब आपकी बात सही थी, लेकिन इसमें तो बताओ कि इसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है कहाँ, इसमें गलती कहाँ? आपके पूरे स्टेटमेंट में कहीं पर भी क्रिमिनल, आप इसे प्रूफ कैसे कर पा रहे हो कि क्रिमिनल ऑफेंस है? नहीं, क्रिमिनल ऑफेंस ऐसे है कि अगर पेपर लीक हुआ है तो गवर्नमेंट तो करेगी नहीं, कोई ना कोई इसमें कल्प्रिट होगा, उसी ने पेपर लीक किया होगा। तो क्रिमिनल ऑफेंस ऐसे हुआ कि जब ये रूल्स के अगेंस्ट है तो फिर उसी में आ गया वो। ये आपने बोला कि क्रिमिनल ऑफेंस है, कॉन्स्पिरेसी है। अकॉर्डिंग टू यू के सिस्टम फेलियर अगर नहीं है आपके अकॉर्डिंग, आपने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी चूज किया है, तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को आप रोकेंगे कैसे? क्योंकि क्राइम्स को अब जो उसका लॉ एंड ऑर्डर है, जो भी अकॉर्डिंग टू द कोर्ट्स उनको सजा मिलेगी वो मिलेगी, बट हमें अपने सिस्टम को प्योर रखना है। तो अकॉर्डिंग टू यू क्रिमिनल को कैसे रोका जाएगा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को? अगर हम क्रिमिनल ऑफेंसेस देखें तो वही है कि किसी की आइडेंटिफिकेशन है, पेपर कोई और देकर आता है ना, या फिर बीच में से पेपर कहीं लीक निकाल दिया जाता है। तो इसका एक ये हो सकता है कि जैसे जेई होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, वो ऐसे ही नीट को भी ऐसे ही करना चाहिए। और दूसरी चीज जहां तक रही, ये कहीं ना कहीं आप तो सिस्टम को ही ठीक करने लगे ना, क्रिमिनल को ठीक तो क्यों किया? मैं वही बोल रही हूँ, मैं डिसीजन तो नहीं हुआ था, ठीक है, ठीक है, हो गया। और मतलब बीच वैसे समझो। चलिए अब टी में से आप आ सकते हैं। ठीक। थैंक यू सर। नेक्स्ट कौन? अब आपकी तरफ से जो नेक्स्ट है वो आप जा सकते हैं सर। आपको इसको गवर्नमेंट फेलियर के उसमें फेवर में बोलना है। जी सर। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मैं फेलियर ऑफ गवर्नेंस की साइड खड़ा हूँ, तो मैं कुछ पॉइंट्स के रिगार्डिंग रखूंगा। लाइक जो भी कंट्री रहती है उसमें एथिकल भी पर्सन होते हैं, अनएथिकल पर्सन भी होते हैं। ऑब्वियसली अगर मुझे कोई फेयर एग्जामिनेशन करवाना है तो मुझे अपने सिस्टम को प्योर रखना पड़ेगा, उसको इतना सिक्योर रखना पड़ेगा कि क्रिमिनल्स कहीं ना कहीं उसको अंदर से ब्रेक ना कर पाए। तो मेरे अकॉर्डिंग जो नीट का पेपर लीक हुआ है बिकॉज क्योंकि हमारे सिस्टम में दिक्कत थी। लाइक कि अगर इसको पेपर बनने से लेके पेपर डिलीवर तक अगर देखा जाए तो कुछ लूप होल्स ऐसे ऐसे थे जो कोई भी नॉर्मल पर्सन भी डिलीवर कर सकता है। जैसे कि 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ था, जो कि सिर्फ एक प्रिंटिंग प्रेस से लीक हो गया था। मुझे लगता है ये क्रिमिनल तो क्रिमिनल करने के लिए बैठे ही है। ऑब्वियसली बात है, अगर मेरे घर में चोरी हो रही है, मैं लॉक नहीं लगाऊंगा तो चोरी होने की संभावना ज्यादा है। तो मुझे क्या करना चाहिए, क्रिमिनल्स को अकॉर्डिंग अगर वो चोरी करने के बाद लॉ एंड ऑर्डर से उनको जो भी सजा मिलेगी वो मिलेगी, बट एज अ सिस्टम मुझे अपने घर में लॉक्स लगाने पड़ेंगे, डिजिटल को सिक्योरिटी बनानी पड़ेगी। तो मेरे अकॉर्डिंग जो भी सिस्टम को अगर ठीक करने के लिए, जैसे इन्होंने बताया कि पहले ऑफलाइन एग्जाम हुआ करते थे जिसमें लीक होने की संभावना ज्यादा हुआ करती थी, हमने क्या किया, उसको हमने ऑनलाइन किया, डिजिटल किया कि 10 मिनट्स बिफोर ये वो सिस्टम चलेगा और पेपर आएगा। तो कौन सी बात है कि सिक्योरिटी हमारी बढ़ गई। लेकिन फिर भी हमें कुछ पता चला कि लूपहोल्स कैसे मिल गए। लाइक कि हमारी जैसे हम इस 26 में देखा जाए नीट पेपर के लिए कि हमारी जो फैकल्टी थी कुलकर्णी जो कि इसमें वो है गिल्टी फील किया गया है, वो उसने ही पेपर को लीक कर दिया है, जबकि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो उसमें क्यों कर दिया, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी उसमें थी बट भी सर्विलेंस उस पर ज्यादा नहीं था, उस पर जिम्मेदारी ज्यादा होनी चाहिए थी। तो आई थिंक कि लूपहोल्स को भरना पड़ेगा, क्रिमिनल्स को रोकने के लिए हमें सिस्टम टाइप करना पड़ेगा, सिक्योर करना पड़ेगा और कुछ फास्ट ट्रैक ऐसे नियम बनाने पड़ेंगे जिससे हमारे वो क्रिमिनल्स को वो रहेगा, डर रहेगा और हमारा सिस्टम ठीक रहेगा। थैंक यू। सॉरी
बहुत सारा समय है। हाँ, तो मैं और बोलता हूँ, जैसे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे पास फेयर एग्जामिनेशन के कुछ एग्जांपल्स नहीं है, लाइक यूपीएससी एग्जांपल है, जिसके जहां तक मेरे को नॉलेज है अभी तक एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है, और उसी कंट्री में एक यूपीएससी एग्जाम फेयर एग्जामिनेशन हो पा रहा है, बट नीट नहीं हो पा रहा है, जो 2 बार लीक हो गया है। क्लेट जैसा एग्जाम है, हर बार लीक हो रहा है। कहीं ना कहीं उसी सिस्टम को ठीक करके बैठे हैं, दूसरे सिस्टम को एक को नहीं कर पा रहे हैं। तो क्रिमिनल्स तब भी अवेलेबल है, आज भी अवेलेबल है, बट उसको ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है हमारा नीट का सिस्टम थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, जो इजीली ब्रीच ना हो। अभी बचा ठीक, कोई नहीं, आ सकता है। जैसे एक एग्जांपल और दूसरा पेपर लीक के बारे में कि अकॉर्डिंग टू वी आर लिविंग इन एमपी स्टेट, सो एमपी में मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स लीक होने लगते हैं, क्योंकि नीट एक ऐसा एग्जाम है जिसके थ्रू हमने बात अपने नेशनल लेवल तक बता दी है, क्योंकि इसमें कम से कम 22 पीपल्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अगर किसी भी पेपर लीक का कहीं ना कहीं हमारे इंडिया के डेवलपमेंट से भी बहुत इन्वॉल्वमेंट रखता है। अगर कोई इंसान डॉक्टर बनता है तो कहीं ना कहीं उसको अपनी फैमिली को रन कर पाएगा, और ये आज के डॉक्टर्स हमारे जीडीपी, हमारे कंट्री को आगे ले जाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो मुझे लगता है इसमें बहुत 0% टॉलरेंस रखना चाहिए, इसमें के फास्ट ट्रैक कोर्स बननी चाहिए, और ये सिस्टम की ही जिम्मेदारी है, क्रिमिनल को सजा कोर्ट देगी। हमारा काम है अपना घर बचाना, लॉक लगाना, डिजिटल प्राइवेसी रखना, ये हमारा काम है। थैंक यू सर। अब इसके अगेंस्ट में जो टीम है, ऋषभ भैया आप आ जाइए। आप आ जाइए। करना है सोलो चलने देते, आप इस पे आ जाइए, इस तरफ। हाँ बोले, इस बार मैं लूंगा ना क्वेश्चन, मैं पूछ लिया करूँगा बच्चों से। कहाँ पे ना तो शुरू करें सर यार, ट्रांसमीटर इसमें नहीं लगा। M4 मेरी इसमें है। ठीक ठीक, तभी स्टूडेंट ठीक ये तो नहीं दीदी सपोर्ट में आओगे आप सर? तो अच्छा ठीक है, चलिए सर आपका समय शुरू होता है अब। जय हिंद सर, जय हिंद साथियों, मैं ऋषभ शर्मा। एक शेर के साथ अपनी बात चालू करना चाहता हूँ, शुरू करना चाहता हूँ कि वो लाख हवालों के साथ कहते हैं, लेकिन ये सच है कि वो किताबों की बात कहते हैं। इसी तथ्य को आगे रखते हुए अगर मैं अपनी बात रखूं तो पहले आए हुए हमारे मित्र ने चाणक्य को अपना बताते हुए बताया कि अगर कोई प्रशासन किसी भी प्रकार का वो विरोध में रहता है या वो फेलियर होता है तो शासक की गलती होती है, जिसका भुगतान सिर्फ समाज को करना पड़ता है। इसी आधार पे हम पेपर लीक पर बात आए
तो ये प्रशासन का एक बहुत बड़ा फेलियर माना जाएगा, ये एक आपराधिक है। और इसके साथ ही हम इस बात को कहीं भी नकार नहीं सकते, बता नहीं सकते, कह नहीं सकते, क्योंकि प्रशासन का एक एक अधिकारी शासन के साथ इस पूरी गतिविधियों में सम्मिलित होता है। 15 से 20 लाख में अगर आंकड़ों के मामले में गलत हो तो 25 लाख से अधिक स्टूडेंट नीट जैसे एक पावरफुल पेपर में बैठते हैं। अगर इन पेपरों में इन बच्चों का फेलियर हो जाता है, अगर पेपर लीक हो जाता है, तो उनकी पूरी वार्षिक मेहनत, पूरी साल की मेहनत इस चीज पे धरी की धरी रह जाती है। जो योग्य व्यक्ति है वह आगे नहीं बढ़ जाता है। ये एक प्रकार का अपराध माना जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम आगे चल के उस पेपर को रद्द करते हैं तो वो छात्र छात्राएं और जैसे भी स्टूडेंट होते हैं वो खुद में सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, तो वो एक प्रकार का प्रशासनिक फेलियर ही माना जाएगा। उसके आधार पे आप उसको निरस्त नहीं कर सकते कि नहीं हमारे प्रशासन ने बहुत अच्छा किया जो तुरंत ही कैंसिल करवा दिया, आगे एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा दिया, या फिर हमने 2 महीने के अंदर किसी भी पेपर को सही करवाकर और उसका रिजल्ट घोषित किया। लेकिन उन बच्चों का क्या जिन्होंने इस पेपर के लीक होने के बाद तत्काल प्रभाव से एक ऐसा कदम उठाया जो हमारे समाज में एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। और इसी आधार और तथ्य के आधारों पर हम देखते हैं कि ये प्रशासन आज नीट की बात नहीं, ऐसे कई एग्जाम होते हैं जो आगे चल के लीक हो जाते हैं या लीक नहीं होते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं, और पूरे छात्र छात्राओं की पूरी साल भर की मेहनत, उनका पूरा डेडिकेशन, समर्पण सारा के सारा धरा रह जाता है। और फिर वो आगे बढ़ने का सोचता नहीं, क्योंकि वो यही सोचता है कि अगर मैं पढ़ूंगा, मेहनत करूंगा और आगे चल के ये पेपर फेल हो जाता है या फिर निरस्त हो जाता है, लीक हो जाता है, तो मेरे जैसे योग्य व्यक्ति की शासन में जरूरत ही नहीं, प्रशासन को जरूरत ही नहीं। और प्रशासन इस चीज पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। प्रशासन स्वयं में मगन रहता है कि हाँ मैंने अपना पेपर कंडक्ट कराया, लूप होल हो गया, यहाँ पे पेपर लीक हो गया, अब मैं क्या करता हूं, इन छात्रों की मेहनत को हम साइड में रखते हैं, इस पेपर को लीक करवा निरस्त कर देते हैं। फिर उसी सिस्टम को सुधारने के लिए आगे उस पेपर को अच्छे से बनाया जाता है, फिर एक नया अकाउंटेबिलिटी सेट की जाती है, उस पेपर पे ध्यान दिया जाता है और एग्जामिनेशन कंडक्ट करा दिया जाता है। लेकिन वो बच्चे जिन्होंने उस साल अपना मनोबल गिरा दिया वो आगे के पेपर में नहीं बैठते, और ये सिद्ध बात है। क्योंकि वो क्यों नहीं बैठेंगे, उनको पता है कि हम पूरे साल मेहनत करेंगे और आगे चलकर ये पेपर फिर लीक होगा और हमारी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी, और इसी कारण वो पीछे हट जाते हैं। इसी तथ्य को मैं इस बात पे बिल्कुल स्पष्टीकरण कर देना चाहता हूं। अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अगर पेपर लीक होता है, आर्टिकल 21A हम लोगों को शिक्षा का अधिकार है, हम अगर पढ़ते हैं और पेपर लीक होता है तो वो एक प्रशासनिक फेल्यूर माना जाएगा और इसमें अपराध संगत। धन्यवाद। टीम है आपके जो बोलने आए थे, कहाँ है यहाँ पर? बाहर चले गए बोल के। अच्छा ओके ओके। नहीं रुक जाइए, अभी आ जाने दीजिए। सबसे पहले एक क्वेश्चन है जो ऑनलाइन आया है वो हम लेंगे। कशिश सेन का क्वेश्चन है, आप वहां पर पढ़ भी सकते हैं, और ये क्वेश्चन है शासन को असफल कहने वालों के लिए, मतलब 3A से। क्या एक अकेली घटना के आरोप पर पूरे शासन को असफल कहा जा सकता है? ये प्रश्न है, कशिश ने पूछा है। आओ। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है ऑनलाइन, आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन है, क्या एक अकेली घटना के आधार पर पूरे शासन को असफल कहा जा सकता है? टीम में से ये क्वेश्चन है। कौन आंसर करना चाहेगा? सर ये अकेली घटना नहीं है, पता नहीं इसने भी क्वेश्चन पूछा, इसको शायद लैक ऑफ नॉलेज है। एक अकेली घटना नहीं है। नंबर ऑफ टिल नाउ 151 पेपर हैज बीन लीक्ड इन अ डेकेड। 10 साल में कम से कम 151 पेपर लीक हुए हैं। बस नीट एक ऐसा मुद्दा बन चुका है बिकॉज एक पार्टी आई है जिसने मुद्दा बनाया और ये रूप ले गया बहुत बड़े आंदोलन का। तो मुझे लगता है कि एक ही आधार पे बात कर रहा हूं मैं। ठीक, कोई पब्लिक में से कोई क्वेश्चन? एक ही क्वेश्चन लिया जाएगा एक बार में बस।
सर बाकी क्वेश्चन अगली बार के लिए बचा के रखेंगे। 3B से किसी को कोई क्वेश्चन हो? प्राची पूछिए। तो आज हमने एजुकेशन मिनिस्टर हटा दिया, आगे जो पेपर लीक होंगे तो फिर क्या करेंगे हम? एजुकेशन मिनिस्टर किससे क्वेश्चन है? प्रशासनिक फेल्यूर है ना। हाँ तो बताइए ना। तो ये तो आपराधिक गतिविधि है ना। हाँ, तो आगे फिर से होगा पेपर लीक तो फिर हम क्या करेंगे? तो मैडम जिस दिन प्रशासन जवाब देगा ना आपको, ये तो फेल्यूर है ना। मैं तो इसी से पूछ रही थी। मैंने वो दे दे फिर तुम भी दे दे। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आगे चल के ऐसी कई आपराधिक गतिविधियां होंगी, छात्र और छात्राओं के पक्ष में हर बार निर्णय नहीं हो पाता है, तो आगे भी ऐसी गतिविधियां संभव है। जैसे कि हमारी मित्र हैं अभी 2 मिनट पहले एक बात कही कि 100 एंड आउट अबव पेपर लीक हुए हैं, तो ये तो फेलियर वो अपना खुद बता रहे हैं कि हमारा होगा फेलियर, और हम अभी तक नहीं रोक पाए, तो आगे की भी कोई आश्वासन हम दे नहीं सकते। तो मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ। नहीं, तो आज हमने एजुकेशन मिनिस्टर हटाया, आगे जब हमारे यहाँ कुछ और पेपर लीक होंगे तो फिर हम एजुकेशन मिनिस्टर ही हटाएंगे। आप दीजिए सर इसको। पहले ये दे दे। हाँ, एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन एक अकाउंटेबिलिटी बताता है कि आपके पास जिम्मेदारी थी, 22 लाख बच्चे को एक फेयर एग्जामिनेशन कराना था। जब आपने एग्जामिनेशन फेल नहीं हो पाया तो आपका रेजिग्नेशन एक जिम्मेदारी देता है कि नेक्स्ट जो बनेगा उसको नीट एंड क्लीन ट्रांसपेरेंट सिस्टम रखना पड़ेगा। ये सिर्फ अकाउंटेबिलिटी है होल्ड करने, इससे फेयर सिस्टम नहीं होगा। अब जब ये गतिविधि होने के बाद एक मिनिस्टर का रिजाइन जाना बहुत बड़ा मैसेज होता है कि अगला जो सिस्टम बनाएगा वो हमें फेयर बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये कल के दिन फिर प्रोटेस्ट होगा और बहुत बड़ा रूप लेगा। ये सिर्फ मैसेज है, रिजाइन एक मैसेज है, सिस्टम को ठीक करने का तरीका नहीं है। रिजाइन सिर्फ मैसेज नहीं है। जब बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे वहां पर तो बहुत लोगों की मौत भी हुई, बहुत ज्यादा इंजर्ड भी हुए, तो गवर्नमेंट जो थी वहां पे उन्हें करवाना पड़ा क्योंकि वो प्रोटेस्ट खत्म ही नहीं हो रहा था। वहां के लोग सुन ही नहीं रहे थे किसी की बात, और फिर वहां पे एंटी नेशनलिस्ट और पता नहीं क्या क्या होने लगा था। तो गवर्नमेंट को वो चीज तो करनी पड़ी ना, उन्हें हटाना पड़ा एजुकेशन मिनिस्टर। एजुकेशन मिनिस्टर की तो हो सकता है गलती भी ना हो, एनटीए करवा रहा था एग्जाम, वहां गलती होगी ना। गलती डिपेंड नहीं करती, अकाउंटेबिलिटी होल्ड करता है। अगर मैं इस घर का ओनर हूं, अगर मेरी बच्ची ने गलती करी और वो जिम्मेदार नहीं है तो मेरी जिम्मेदारी है कि उसको सजा देना। या तो ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे ये उन लोगों को पकड़ के, जो लोग थे उनको सजा देते और पेपर का रीनीट करा के फेयर एग्जामिनेशन करा दे। जो प्रोटेस्ट हुआ तो वहां पे हमें इस चीज पे करना चाहिए था ना कि जिसकी गलती है उसे हटाओ। हम डायरेक्ट एजुकेशन मिनिस्टर पे क्यों कर रहे थे? बिकॉज ही इज द फेस ऑफ दैट सिस्टम, दैट्स व्हाई। सर एक्सक्यूज मी, मिनिस्टर फेस नहीं होता है, सेक्रेटरी फेस होता है, और एनटीए एक प्रशासनिक बॉडी है, वो उसका अच्छा ठीक है। आप पूछने वाले क्या हुआ, उसको दे दो पहले, तो माइक आते आते कौन पूछ रहा है? आपसे आपने बोला कि ये क्रिमिनल केस है, लेकिन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? स्टूडेंट या गवर्नमेंट? तो पेपर लेके उसको नौकरी चाहिए, नहीं चाहिए तो नहीं प्रशासन फेल्यूर है ना मैडम। वो फेल तो है, उसकी बात एक्सेप्ट है कि उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो अच्छे से रन अप नहीं हो पाए हैं, लेकिन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल तो बच्चे ही है ना। एट द एंड उन्हीं को चाहिए पेपर, तो वो अगर ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ही ना हो तो कैसे हो गई क्रिमिनल? मतलब आप ये कह रहे हैं कि पेपर लीक हो रहे हैं तो एट द एंड वो बच्चे रिस्पॉन्सिबल है, तो वो पढ़ क्यों रहे हैं? पढ़ नहीं रहे, इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि डिमांड कर रहे हैं पेपर लीक का, वो ये कह रही है पेपर लीक का डिमांड थोड़ी सर, वो तो अगेंस्ट नहीं आएगा ना कि हम पेपर लीक के सपोर्ट में। मेरे ख्याल से प्रियंका आप ये बोलना चाह रहे हो कि जो बच्चों ने लीक से फायदा उठाया, हाँ, अगर ऐसी प्रवृत्ति ही ना रहे तो तो ये तो मैम क्रिमिनल ऑफेंस पे आ जाता है, या आपकी बात से स्वयं सिद्ध हो रहा है। तो वही तो, कभी अगर आपको भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले तो मतलब किसी को आपके तथ्य कथन अनुसार मैं एक ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ जिसकी अकाउंटेबिलिटी खुद सर ने बता दी है। Here my answer is complete, ma'am. I think. Thank you. अच्छा धीमे धीमे गर्म होता दिखाई देता है। आराम से शब्द सहजता। जैसे श्याम भाई ने बोला कि नीट पेपर लीक हुआ,
तो हमने एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांग लिया, उन्होंने दे भी दिया, और ये एक लोकतंत्र की पहचान है कि लोगों की बात सुनी, उन्होंने दे दिया। लेकिन क्या आपने पंजाब में जाके हरजोत सिंह से इस्तीफा मांगा? क्या आपने कर्नाटक जाके शरद भाई साहब से इस्तीफा मांगा कि वहां पेपर लीक हुआ? क्या आपने झारखंड जाके मांगा? बताइए। और जिस तरीके से वहां पे आंदोलन हुआ, जिस तरीके से हिंसक प्रवृत्ति अपनाई गई, देश के प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता जी को गाली दी गई, ये मैं नहीं कहता, प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं रील बना के, है ना, ये मैं नहीं कह रहा हूं। तो और वहां पे जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनसे पूछा गया कि नीट का फुल फॉर्म क्या है, उनको ये भी नहीं पता। और वो लोग किससे इस्तीफा मांग रहे हैं? देश के एजुकेशन मिनिस्टर से, स्टेट के नहीं, देश के, जो पता नहीं मतलब 29 राज्य का देश चला रहा है। तो मैं आपसे वही पूछना चाहता हूँ कि ये कैसा दोगलापन है कि आप कहीं और कहीं और कहीं और कहीं, है ना, तो इसका उत्तर दीजिए। मैं आंसर, पहली बात तो टॉपिक था सिस्टम फेलियर, आप पहुंच गए प्रोटेस्ट पे, कोई बात नहीं, वो भी पहुंचे, आप भी पहुंचे, तो मैं कूद गया। आपको आंसर दे रहा हूं। अगर एक बार में अगर ये प्रोटेस्ट हुआ था, ये हुआ था नीट, इसके अलावा भी कंट्री में बहुत सारी प्रॉब्लम है, बट हम एक बार में एक ही प्रॉब्लम के बारे में बात कर पाएंगे। अगर हम 10 बात करेंगे तो नहीं। अभी नीट बच्चों के साथ गलत हुआ था, री एग्जाम हुआ था, उनने सुसाइड किया था। हमें गवर्नमेंट से एक बात करनी थी कि उनको जस्टिस मिलना चाहिए, एक फेयर एग्जामिनेशन कराना चाहिए। अब सेकंड का क्वेश्चन, आपका सेकंड क्वेश्चन क्या था? पंजाब की जगहों में नहीं मांगा गया, तो ये सब टाइम के अकॉर्डिंग मांगा जाएगा। जैसे सेकंड वो प्रोटेस्ट कंप्लीट हुआ, सरकार झुकी, हमारी बात को माना गया, सरकार का झुकना एक मैसेज आता है कि वी आर राइट। सेकंड, आपने कहा दूसरी प्रॉब्लम क्यों नहीं आती? कुछ दिन पहले आपने देखा होगा भोपाल में प्रोटेस्ट हुआ था, किसान आंदोलन, जो दूसरी मांग को लेके आया। इसका मतलब उसको भी मोहन सरकार ने सुना और एग्री किया 60% कि हम एमएसपी पे खरीदेंगे। सेकंड कंप्लीट, वहां हिंसा नहीं हुई ना, वहां हिंसा नहीं। यू आर सेइंग दैट कि हम एक बार में 10 मुद्दे पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ पेपर लीक ही है, मुद्दा में कहां हूं? आपने कहा झारखंड में करप्शन है, वहां करप्शन है, वहां करप्शन है, सिर्फ नीट के पेपर में एक जगह ही बात क्यों कर रहे हो? मैंने कहा आप समय को समाप्त करते हैं और नेक्स्ट कैंडिडेट को बुला जाएगा। माइक दे दो, नाम हाँ, मेरा नाम नीतीश है। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि जैसे नीट पेपर का है, तो पेपर बनाने वाले एग्जामिनर होंगे, वो भी सीनियर, मान लीजिए कि दिल्ली मेडिकल कॉलेज है, दिल्ली का कोई मेडिकल कॉलेज है, उसके जो सीनियर प्रोफेसर होंगे, जो बहुत अच्छे अपने रिटायरमेंट के एज पे होंगे, उनको दिया जाता है पेपर बनाने के लिए, और बाई चांस पेपर लीक होता है और उनको आप एज ए क्रिमिनल घोषित कर दोगे, तो क्यों पेपर बनाने के लिए आएंगे? क्यों अपने रिटायरमेंट के टाइम पे अपनी छवि खराब करेंगे? तो अगर इतने सीनियर लोग को आप क्रिमिनल घोषित करने, मतलब क्रिमिनल घोषित करोगे, तो अच्छे लोग पेपर बनाने आएंगे ही नहीं, फिर आपकी पेपर क्वालिटी कैसे अच्छी होगी? फर्स्टली इस बात को अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ कि ये बताया ही नहीं गया कि एग्जामिनर जो है, जो पेपर बना रहा है, वो एक अपराधी है। हम बात सिस्टम पे उठा रहे हैं। वहाँ से पेपर बना, कॉपी हुआ, सिस्टम के अंदर आया, उसे एक प्रोसेस फॉलो करके आगे बढ़े, वहाँ बीच में से भी लीक हो सकता है। ये तो आपके पास अगर कोई एविडेंस है कि उन्हीं ने पेपर लीक किया है, तो फिर मैं आपकी बात सही नहीं करूँगा। अरेस्ट हुआ है, हाँ तो हो गया सर, वो सिस्टम में लूप होल था, वो आया, उससे पकड़ा गया। क्रिमिनल ऑफेंस हुआ ना ये तो। हाँ तो सर होगा, उसी मुद्दे पे मुद्दे पे तो खड़ा हूँ। तो ये सिस्टम क्लियर नहीं हो सर। हाँ वो है, बहुत दोनों चलिए नेक्स्ट कैंडिडेट आएंगे। वेरी गुड, थैंक यू सर, थैंक यू। नीतीश, आप सबसे पहले आए थे, तो आप नीतीश का नाम हम रखेंगे नीतीश आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन आएगा? आप में से आ जाइए। तुम्हारी लगे इसमें आऊंगा। सिर्फ एक चीज जो है मैं कहना चाहूंगा रेजिग्नेशन को लेके। अब लोकतंत्र का सिस्टम ये है कि मिनिस्टर को हटाया जाना, ऐसे नहीं कि इसको ऐसे हटा दे, ठीक है, लेकिन सिस्टम ये है कि वो स्वयं जो है रिजाइन करते हैं। अधिकारियों पे ये कैसे लागू होता है? अधिकारियों पे ये इस तरीके से लागू होता है कि भाई मैसेजिंग जाती है। मैं अपना ही एग्जांपल देता हूं कि जब मेरे को कलेक्टर बनाया गया, गुवाहाटी डीएम बनाया गया, तो वो घटनाक्रम कुछ इस तरीके से था कि 24 नवंबर के आसपास की बात है। 24 नवंबर को एक
प्रोटेस्ट हो रहा होता है वहां पे शहर में, और वो प्रोटेस्ट बेकाबू हो जाता है और बहुत तोड़फोड़ होती है और पूरा शहर जो है दहल जाता है। इसके बाद इमीडिएटली जो है डीएम एसपी दोनों बदल दिए जाते हैं। मैं आता हूं, मेरे को नया डीएम बोला जाता है, आप इमीडिएटली ज्वाइन करिए। अब जो है जितनी बार भी प्रोटेस्ट होता है, मैं जो हूं, और बहुत सारे प्रोटेस्ट होते रहते हैं, रोज होते रहते हैं, हर प्रोटेस्ट को देखना कि ये जो है किसी भी तरीके से खराब घटना में ना घटे। 3 साल मैंने उसको जिया। एक और घटना 26 जनवरी या 15 अगस्त का जो समारोह होता है वो देश की इज्जत का समारोह होता है। अगर उसके अंदर कोई भी चीज झंडा तरीके से नहीं फहरे, उल्टा फहरे या गिर जाए, इसके अंदर डीएम का क्या रोल है? लेकिन नहीं, डीएम अगर वो अपनी इज्जत पर लेगा, मैं खुद जाके देखता था, 4 बार रिहर्सल करता था, उसके अंदर वैक्स लगाना होता है, मोम लगाना होता है। ज्यादा लगाओगे तो प्रॉब्लम है, कम लगाओगे तो प्रॉब्लम है। मैं ये देखता था हर प्रोग्राम से पहले। एक चीज, एक घटना घटी और 26 जनवरी में मैदान में कोने में बम फूटा, इमीडिएटली एसपी को हटा दिया गया। मैं जितने समय डीएम रहा, कुत्ते की तरह ऑलमोस्ट हम लोग डॉग स्निफर यूज करते थे, लेकिन बावजूद उसके जो है मैं चारों तरफ घूम के एक एक जगह देख के जरूरत पड़ने पे खुदवाना जो है मैंने किया है। क्यों? क्योंकि ये मैसेज चली गई थी कि अगर घटना घटी तो तुम जाओगे। अब आप प्रश्न ये कर सकते हैं कि सर अगर ये पहले वाले को पनिशमेंट नहीं मिलता तो भी क्या आप ऐसा करते? मैं कह नहीं सकता। मैंने हमेशा ड्यूटी को बहुत आगे रखा है और रखता भी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में डर तो था कि अगर घटना घटेगी तो मैं जो हूं, मेरा तबादला किया जाएगा और आईएएस ऑफिसर को पनिशमेंट ट्रांसफर देना जिंदगी भर उसको कचोटेगा। वो रिटायरमेंट के बाद भी उसको कचोटेगा कि देखो मेरे को जो है पनिशमेंट ट्रांसफर किया गया। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। रेल दुर्घटना हुई और रेल मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। अब रेल मंत्री स्वयं शायद रिस्पॉन्सिबल नहीं था, लेकिन वो उस चीज को लीड कर रहा है। एज ए लीडर यू हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। तो रेजिग्नेशन से मैसेज जाते हैं, और अगर रेजिग्नेशन नहीं होते हैं तो कहीं ऐसी भी फीलिंग आ जाती है कि कौन कुछ कर लेगा। ये भी चीज जो है अच्छी नहीं रहती। पूछना है किसी को? मैं भी क्वेश्चन लेने के तैयार हूं। चल नेक्स्ट तुम्हारा जो है टाइम स्टार्ट हो गया है अब। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून सर और ऑल द सर। मैं इस पूरे प्रोटेस्ट का जहाँ से रूट कॉज स्टार्ट हुआ, वो वर्ड, ये पूरी प्रोटेस्ट, नीट प्रोटेस्ट इतना बड़ा जो हम पिछले 1-2 महीने से देख रहे हैं, इस पूरे को हम काफी सारे स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला स्टेज वो सुप्रीम कोर्ट जज का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट जिसने वर्ड कॉकरोच को इंट्रोड्यूस किया, वो मेन रूट कॉज था यहाँ से आने का। गवर्नमेंट के हम देखते हैं 3 फॉर्म होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो हम गवर्नमेंट किसी एक को एज ए एक्सक्लूसिव किसी पार्टी को नहीं बोल सकते, तीनों का ही पार्ट है। स्टार्टिंग जुडिशरी से हुई थी। सीजेआई का ऐसा बयान, ऐसा उनका स्टेटमेंट, कॉकरोच वर्ड यूज करना गवर्नमेंट इंडिया के यूथ के लिए, जिसको हम बोल रहे हैं विकसित भारत का यूथफुल कंट्री है, आप उसी यूथ को आप कहीं ना कहीं मानते हैं। जब तो आपके मुंह से निकल के आया हाँ हम बेरोजगार हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर कोई क्वालिटी ही नहीं है, हमारे अंदर कोई पोटेंशियल ही नहीं है, आप कुछ कर ही नहीं सकते फ्यूचर में, इसका मतलब आप ये नहीं निकाल सकते। तो वो इसका पहला रूट कॉज है। फिर हम देखते हैं इसमें गवर्नमेंट फेलियर कहाँ से आता है। ये पहला स्टेज का पहला फेलियर है जहां से ये पार्टी स्टार्ट हुई। सेकेंड, उस एक चैनल का, एक जब सीसीजीपीए का चैनल इतना बड़ा हो गया, उसमें इतने सारे फॉलोअर्स आ गए, आपने उस चैनल को बैन करने के लिए होम मिनिस्टर से ऑर्डर गया। अभिजीत दिपके को, जिसने केवल एक चैनल है, भाई सबका चैनल होते हैं, सबके फॉलोअर्स होते हैं, उस गवर्नमेंट इतना क्यों डरी?
कहीं ना कहीं वो पोटेंशियल था, तो गवर्नमेंट को लग रहा था उनकी गलती थी, जो उन्हें वहां से इंडिकेशन मिला कि भाई इतने सारे लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, मतलब इतने सारे लोग मानते हैं कि कुछ ना कुछ गलती हो रही है गवर्नमेंट की इतने सालों से, और हम मानते हैं कोई भी पूरा तरीके से सही नहीं हो सकता, गवर्नमेंट की फेलियर है, कोई पहली बार नहीं है। हमने इंडिया में अगर पहले से देखे तो चिपको मूवमेंट जो इतना बड़ा आंदोलन बना, जो पूरी इंदिरा गांधी की इमरजेंसी बाद के जयप्रकाश नारायण का वो पूरा मूवमेंट जिसमें कोई सरकारी पलट थी, तो गलती पहली बार नहीं हुई। 1991 का जो अपना LPG आया, लिबरेशन ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन, तो गवर्नमेंट ने पूरा अपना मॉडल ही चेंज कर दिया। हम सोशलिस्ट कंट्री से कैपिटलिस्ट कंट्री मिक्स्ड फॉर्म में हम आ गए, हमारी इकोनॉमी चेंज हुई। तो ये हमारा पूरी हिस्ट्री दिखा रही है आफ्टर इंडिपेंडेंस। और पहले कभी हमने देखा है कोई भी सिस्टम समय के साथ साथ ही जाके स्ट्रॉन्ग बनता है। RTI आया जैसे 2005 में, वो भी प्रोटेस्ट के बाद आया। हमने 2011 तक करप्शन मूवमेंट देखा, उसके बाद ही हमारे लोकपाल और लोक आयुक्त जैसे 2013 में बने, हमने 2012 में निर्भया केस देखा, उसके बाद ही हमारे क्रिमिनल स्टैंडर्ड्स इतने अच्छे बने, हमारी लॉ स्ट्रॉन्ग हुई। अभी भी ऐसे केसेस आते हैं लेकिन वो चीजें बंद हुई, ऐसे केस आने की वजह से, उसकी प्रोटेस्ट की वजह से ऐसी चीज हुई। पहले भी फेलियर हुए हैं, उस पर अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट ने दिखाई है, वो आज भी हो रहा है। कोई भी सिस्टम पहली बार में अच्छा नहीं बनता, हम सब जानते हैं। गलती होने के बाद और गलतियों को अपनी सुधारते जाने के साथ ही साथ ये सिस्टम बनता है। और एक और पब्लिक फेलियर कि बहुत इतना बड़ा प्रोटेस्ट बना, हमने सोनम वांगचुक को देखा। अगर इसको सोनम वांगचुक ज्वाइन नहीं करते तो शायद ये प्रोटेस्ट कभी इतना बड़ा होता ही नहीं हो पाता, उसको एक मेन चेहरा नहीं मिल पाता। तो सोनम वांगचुक ने कैसे प्रोटेस्ट ज्वाइन करा और उनके ज्वाइन करने से कैसे एकदम बच्चों को तो विश्वास हो गया कि हमारे साइड है, क्योंकि सोनम वांगचुक का जो डिटेंशन था 7 महीने तक बिना किसी ग्राउंड पर, बिना कुछ प्रूफ हुए, वो कैसे 7 महीने डिटेंटिव बन के रहे। तो ये भी बहुत बड़ा गवर्नमेंट फेलियर है जो भी जुडिशरी का है अगेंस्ट। ऐसा नहीं कि वो जुडिशरी है, इसमें लेजिस्लेटिव के भी बहुत सारे फोर्सेस थे जो कि इसमें पार्ट रहे। तो सोनम वांगचुक इसका एक बड़ा चेहरा बने। फिर जो एक सबसे बड़ा इसमें मूवमेंट बहुत ज्यादा, जैसे जब मुझे पता चला 20 जुलाई को जब उनको उठा लिया गया, 18 या 19 जुलाई को, अगर वहां से उनको इस तरह से नहीं उठाया जाता बिना कोई हाईकोर्ट के सीधे ऑर्डर के कि उनको वहां से उठा लिया जाए, तो भी शायद एक प्रोटेस्ट इतना ज्यादा वायलेंट है, उसमें और लोग आके नहीं मिलते। तो ये भी गवर्नमेंट का फेलियर है कि उन्हें गलत तरीके से किसी एक इतने बड़े साइंटिस्ट को, इतने सारे लोगों को जो पब्लिक का भरोसा जीत के वहां बैठा है, जो बच्चों का भरोसा है, जो आगे का, जो कुछ गलत नहीं कर रहा है, जो कि साइंस को प्रमोट करता है, जो कि एक साइंटिस्ट है देश का, जिसको हमारा यूथ सपोर्ट कर रहा है, वो उसने कुछ गलत नहीं किया, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, उसको इस तरह से उठा के ले जाते हैं। इसने एक बहुत बड़ा मुद्दा आगे बढ़ाया। ये भी गवर्नमेंट का फेलियर है। फिर गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फेलियर तो क्या है, अपनी गलती ना मानना। 2024 में जब लीक हुआ था, इससे पहले भी वैसे मुझे याद है कि मेरी माँ ने एग्जाम दिया था आज से 10-15 साल पहले, व्यापम घोटाला जो हुआ था, उसमें वो पास हो गई थी, उनकी नौकरी नहीं लग पाई। तो ये मेरे से नहीं, मेरे से पहले जनरेशन से भी ये पेपर लीक वाला मामला चल रहा है, और ये किसी एक गवर्नमेंट का नहीं है। सिर्फ पहले भी किसी ने बोला कि कांग्रेस के में भी हुआ है, पंजाब में हुआ, आप पार्टी में कांग्रेस का, और हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक वहां पर भी गवर्नमेंट पेपर लीक हो रहे हैं। बस एक नीट एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। इससे पहले भी कई सारे छोटे पेपर्स जो हम हर समय लीक होते हैं। मैं क्योंकि MP बोर्ड से आती हूँ, तो भी मुझे पता है कि जब मैं 10th और 12th की बोर्ड देने जाती थी, वहां जब बच्चे बात करते थे सब यही बोलते थे टेलीग्राम पे कल रात को आ गया। और मैं जब पढ़ के जाती थी तो ऐसा लगता था बस बिल्कुल, वो तो पढ़ाई कभी मेहनत बेकार नहीं जाती, इसलिए मेरे रिजल्ट उन सबसे अच्छे आए। लेकिन हमेशा होता है MP बोर्ड में, बहुत ही पुरानी हर एक स्टेट में चीजें हैं, और गवर्नमेंट का फेलियर है, इस चीज को सुधारना चाहिए। हमारी अपोजिशन मैं आप सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए मैं बताना चाहूंगा, व्यापम एक बहुत बड़ा जो है वो धब्बा रहा है मध्य प्रदेश में, और शायद इतना बड़े स्तर पर कहीं और नहीं हुआ है। तो मध्य प्रदेश का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है, लेकिन क्या अन्य राज्यों का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है उसमें मैं बताना चाहूंगा कि तमिलनाडु और केरला, आप देखिएगा तमिलनाडु और केरला में इस तरह की घटनाएं बहुत कम हुई हैं। क्यों हुई हैं, यहाँ क्यों ज्यादा हुई हैं, नॉर्थ में ज्यादा क्यों हुई हैं, वेस्ट में ज्यादा क्यों हुई हैं, वगैरह वगैरह। ये आपको मैं सिर्फ एक चिंतन करने का मौका दिया है, पर ये जनरल नॉलेज की पॉइंट भी एक
रही है। नमस्कार, मेरा नाम कोमल पवार है। ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम कोमल पवार है और मैं इस पक्ष में हूं कि आपराधिक साजिश हुई है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हजेला टीम ने खुद कहा है कि आपराधिक साजिश हुई है, क्योंकि यहाँ लिखा है जस्टिस फॉर स्टूडेंट और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा नहीं है। और मतलब न्याय तो उसी को मिलेगा जिसका अपराध हुआ है। तो मैं तो उसके लिए थैंक यू कहना चाहता हूं कि हजेला टीम मेरे साथ खड़ी है। और मैं सबसे पहले अब अपनी बात को रखना चाहता हूं। मैं बहुत सोच के बहुत सारी चीजें आया था कि राजनीतिक बातें करेंगे, बीजेपी कांग्रेस करेंगे, लेकिन अभी जस्ट मतलब 2 बजने के आधे घंटे पहले मैडम का मैसेज आया कि तार्किक बातें करनी है, अच्छी बातें करनी है। तो मैं अब अच्छी बातें करने आया हूं, जो मैं तैयार कर पाया हूं। तो मैं आपराधिक साजिश के पक्ष में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देश में पहलगाम जैसा हमला हुआ, लगभग 26 लोग मारे गए और एक भी हिंसक आंदोलन दिखाई नहीं दिया। हिंसक जिसमें मतलब राष्ट्रीय धरोहर का नुकसान हुआ हो, पैसों का नुकसान हुआ हो या प्रशासन के ऊपर हमला किया गया हो। लेकिन नीट एग्जाम लीक हो गए, उसके बाद एक आंदोलन हुआ। आंदोलन भी इस तरीके से हुआ कि एक अमेरिका में नौकरी कर रहा व्यक्ति ने एक अपना चैनल बनाया और वो हिंदुस्तान आया और रातों रात मतलब वो वहां से यहाँ बैठा और यहाँ आके उतरा तो लगभग उसके 23 मिलियन फॉलोवर्स हो चुके थे इंस्टाग्राम पे। मैं भी एक क्रिएटर हूँ, मेरे को 1.5 साल लग गए 10 सब्सक्राइबर करने में यूट्यूब में। वो रातों रात आके यहाँ पे आके अपना आंदोलन चालू कर दिया। ठीक है, समझ में आता है भाई। फिर उसके बाद ये हुआ कि आंदोलन चालू हुआ, सारी चीजें हुई, लेकिन आंदोलन में सबसे बड़ी चीज है फंडिंग। अगर आपके पास पैसा नहीं है, क्योंकि उतने लोग का भोजन, अभी किसान लोग भी आए थे, वो अपना भोजन ट्रैक्टर पे रख के लेके आए थे कि हम आंदोलन करेंगे। पंजाब में भी हुआ, उनने भी किया। लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि इनको फंडिंग कहां से आ रही है। इनको फंडिंग विदेशों से आ रही थी, ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसी देश की मीडिया कह रही है। क्योंकि जब रैपिडो वाले, माफी चाहूंगा, स्विगी वाले जाके वहां पे खाना बांट रहे थे तो उन्होंने कहा कि दुबई से 50 ऑर्डर हो रहे हैं यहाँ पे खाना बांटने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाकई में एक विदेश के द्वारा भारत की राजनीतिक को आहत करने के लिए किया गया आंदोलन है। इसके पहले निकोबार प्रोजेक्ट हुआ तो आंदोलन हुए, सियांग डैम प्रोजेक्ट हुआ तो आंदोलन हुए, 4 धाम वेदर रोड का आंदोलन काम चालू हुआ तो आंदोलन हुए, अरुणाचल फ्रंटवेयर हाईवे का काम चालू हुआ तो आंदोलन हुए, लद्दाख में फ्रंटियर रोड के काम चालू हुए तो आंदोलन हुए। हर चीज में आंदोलन, सड़क बन रही है तो आंदोलन, कोर्ट बोल रहा है कि ये तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हो तुम। हर जगह अगर आंदोलन 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 ही लेके आओगे तो देश विकास कैसे करेगा। और फिर हम देश के विकास की बात करते हैं तो कहते हैं महंगाई बढ़ रही है। अरे भैया, विकास होगा तो महंगाई बढ़ेगी ही। अब इनको ये कौन समझाए। और जिस तरीके से अब मैंने ये कहा कि आपराधिक साजिश है तो आपराधिक साजिश है। धन्यवाद। अभी भी तुम्हारे को 1 मिनट 40 सेकंड मैं 1 मिनट 40 सेकंड अभी बचा है। मुझे लगा मैंने बहुत जल्दी बोल दिया, लेकिन जिस तरीके से आंदोलन हुआ, मैं छात्रों के साथ में हूं और नीट का जो प्रोटेस्ट हुआ मैं उस आंदोलन के समर्थन में हूं। लेकिन मैं उस हिंसक आंदोलन के समर्थन में बिल्कुल नहीं हूं जिसने राष्ट्रीय धरोहर को नुकसान पहुंचाया। जो वहां पे सुरक्षा कर्मी थे उनको मारा, उनकी कपड़े फाड़े, उनकी वर्दी जो थी उसको फाड़ा गया। मैं उनके समर्थन में बिल्कुल नहीं हूं। मैं एक राष्ट्रभक्त व्यक्ति हूं, देशभक्त व्यक्ति हूं, लेकिन मैं उन हिंसक छात्रों के साथ नहीं हूं जिन्होंने राष्ट्रीय धरोहर को नुकसान पहुंचाया है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी इतनी देर तक बात सुनी। जय हिंद, जय भारत। अब आप दोनों आ जाइए, आप भी आ जाइए for questions from audience. Online कुछ क्वेश्चन और क्वेश्चन जो पूछेंगे वो मैं निर्धारित करूंगा। हाँ, जिया, क्या एजुकेशन मिनिस्टर को हटाने से सब ठीक हो जाएगा? अनिष्टा उत्तर देंगी या आप देंगी? मैं दूंगा सर। देखो, एजुकेशन मिनिस्टर को हटाया नहीं गया, उन्होंने अपनी मर्जी से रिजाइन करा है। और ये इसका ना एक तरीके से कहूं तो एक आईना दिखा दिया उन्होंने कि ये लोकतंत्र की आत्मा है कि अगर आपने आंदोलन किया है और एजुकेशन मिनिस्टर ने रिजाइन किया है तो वो दिखा रहे हैं कि हाँ भैया, हम लोकतंत्र में रहते हैं, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। इसका उदाहरण उन्होंने दिया है कि हाँ, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। ठीक है जिया, आप भी इसी का प्रश्न करते हैं। क्या एजुकेशन मिनिस्टर को हटाने से सब ठीक हो जाएगा?
नहीं, बिल्कुल नहीं होगा ठीक, लेकिन एक मेन अकाउंटेबिलिटी मिलेगी और इसके बाद अब जो कोई भी एजुकेशन मिनिस्टर बनेगा उसका मेन टारगेट यही होगा कि एनटीए के सिस्टम को पूरा अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट बनाना, कि आगे से ऐसी कोई गलती ना हो। मेरे ख्याल से ये प्रश्न आपको चाहिए। यदि गवर्नेंस का मूल उद्देश्य नागरिक के अधिकारों और संस्थाओं की विश्वसनीयता की रक्षा करना है, तो क्या ऐसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की सफलता स्वयं इस बात का प्रमाण नहीं है कि गवर्नेंस अपने प्राथमिक उद्देश्य को पूरा करने में विफल रहा है? बढ़िया क्वेश्चन। तो ये तो मैं उनके समर्थन में हूँ सर कि विफल तो रहा है, प्रशासनिक फेलियर रहा है, तभी तो हम मतलब बात कर रहे हैं। ओके, अनिष्ठा आपका रिस्पॉन्स? हाँ, ये गवर्नेंस का फेलियर है, इसको गवर्नेंट ने एक्सेप्ट किया है। हमने जो रिजल्ट देखा है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उन्हें खुद ही इस्तीफा देते हुए एक चीज एक्सेप्ट करी है, और इससे पहले भी कई सारी ऐसी गलतियां हुई हैं, क्योंकि हर एक इंसान ही है और ह्यूमन ग्रीड इसके पीछे जो मेन रूट कॉज है इस प्रॉब्लम का वो है। हाँ, गवर्नमेंट की इसमें गलती है, ये बात में आपकी बात सही है, लेकिन इसको अकाउंटेबल बनाना, सिस्टम को और अच्छा ट्रांसपेरेंट बनाने की जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट की है। और गवर्नमेंट केवल कोई एक्सक्लूसिव टर्म नहीं है, गवर्नमेंट मतलब इंडिया की डेमोक्रेसी है, गवर्नमेंट को हम ही वहां पे लेके आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इंसानों की भी गलती है कि हम लोगों ने ही तो उन लोगों को चुना है, तो केवल गवर्नमेंट ही कंट्री नहीं चला रही है, लोग भी चला रहे हैं। जब तक लोग अकाउंटेबिलिटी नहीं मानेंगे, लोगों को खुद ही पता नहीं होगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो ऐसी गलतियां आगे भी होंगी। खुशी से बेटे आप। सर, मेरा क्वेश्चन है भाई से कि आपने जैसे प्रोटेस्ट को विदेशी फंडिंग का आरोप लगाया, तो आप सिर्फ एक घटना के आधार पर कि दुबई से किसी व्यक्ति ने, हो सकता है वो इंडियन सिटीजन हो, तो उन्होंने स्विगी जोमेटो से खाना भेजा, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये विदेशी फंडिंग का आरोप कैसे लगा सकते हैं? विदेशी फंडिंग का आरोप मैं इसलिए लगा रहा हूँ, जैसे भारत सरकार ने अभी एक कानून लाया है FCRA, वो विदेशी फंडिंग को लेकर ही है। और कानून का आना, आंदोलन का हो जाना, और अमेरिका के एडवाइजर है, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, वो मतलब पश्चिम बंगाल गए थे, वहाँ के मदरसों के हेड से वो मिले हैं, जो कि तो इस तरीके की चीजें हुई हैं। उसके बाद मैं ये कह रहा हूँ, मैं किसी एक चीज से नहीं कह रहा, क्योंकि हिंदुस्तान से भी बहुत सारे ऑर्डर गए हैं 10-12, तो मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि विदेशी फंडिंग से हुआ है। नहीं, तो आप अभी का वो एक उदाहरण लेकर के बता रहे हैं ना, जो कि मतलब ये जस्टिफाई नहीं करता कि सिर्फ एक स्विगी या जोमेटो से ऑर्डर आ करके आप विदेशी फंडिंग का आरोप लगाए। ये तो FCRA तो पहले से लाया गया कानून है, लेकिन इसमें तो अभी लागू नहीं, मतलब इसमें तो अभी ऐसी कोई चीजें आई नहीं है जैसे आप बोलो कि हाँ सिद्ध हो गया कि विदेशी फंडिंग है। तो मैंने कब कहा कि विदेशी फंडिंग? मैंने सिद्ध तो करा ही नहीं है। आपने भी यही बोला ना। मैंने सिद्ध नहीं करा भाई साहब, मैं सिद्ध करने वाला कौन होता, होने वाला करेगा। चल ठीक। खुशी के आगे जो बैठे हैं आप पूछिए। ये पूछना चाह रहा हूँ कि वहाँ पर जैसे वो बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, तो 10-12 दिन वो प्रोटेस्ट से ही चला था बच्चों के लिए, इसके बाद ये देश विरोधी नारे क्यों ना लगे वहाँ पर? ये धर्म को बताने लगे कुछ लोग, कुछ देश विरोधी नारे लगाने लगे, मतलब ये क्यों होने लगा वहाँ पर? किससे? अच्छा, मैं जवाब दूंगा इसका। तो भाई साहब देखिए, मैंने कहा था कि वो जो लोग थे वहाँ पे, जिन्होंने, जैसे आपने कहा ना कि इनकी तरफ आना था, वो प्रोटेस्ट, क्योंकि आपकी फेवर का क्वेश्चन है, तो आपकी बात सपोर्ट कर रहे हैं उससे, तो क्वेश्चन इनसे होगा। एक मिनट आप बोलिए, उत्तर दीजिए। तो जैसे कि जो आंदोलन हुआ, तो मैं समर्थन में हूँ आंदोलन, जो मतलब आराम से आंदोलन कर रहे हैं उनके। जिस तरीके से यहाँ पे हुआ, जो भी हुआ, आपने सबने देखा, राष्ट्रीय धरोहर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, संसद में घुसने का प्रयास किया गया, वो बिल्कुल गलत है और ये एक आपराधिक का गतिविधि मैं कह सकता हूँ। और जो आपने कहा वही मैं कह रहा हूँ। शीतल नहीं, कंपल्सरी भाई, डायरेक्टर का ऑर्डर। थोड़ी देर में प्रियांशी तुम्हें आना नहीं है, तो तुम पूछने वाली थी सोनाक्षी। मेरा क्वेश्चन आपसे, आप लोग पेपर लीक क्या बोल रहे थे, बहुत हाईलाइटेड टॉपिक है, तो जैसे जो एक सेकेंड मैं एडवर्टाइज नहीं कर पा रही आप,
सोच लीजिए। हाँ, जैसे जिसने पेपर लीक किया, क्रिमिनल ऑफेंस उसने किया है ना, लेकिन जो पेपर का बेनिफिट उठा रहा है वो भी तो स्टूडेंट ही है। अगर वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं तो वो एक वो फेयर पर्सपेक्टिव भी रख सकते हैं ना, कि हम वो जो पेपर, अगर आपने कहा अगर ये पेपर आपको मिलता तो आप भी बेनिफिट उठाते हो, फिर आप नहीं लेते, आप फिर प्रोटेस्ट नहीं करते। अगर किसी को फेयर चांस मिलता पेपर देखने का तो वो क्यों छोड़ता? हाँ, वो तो ह्यूमन नेचर है, किसी को भी फायदा मिलेगा, आसानी से सफलता मिलेगी, तो मैं हो चाहे कोई भी हो, ऐसा ह्यूमन करेंगे। ये ह्यूमन नेचर भी है। और यहीं पर वहां भी आता है कि भाई कोई भी ऑफिसर, कोई भी बैठा हो, चाहे मैं बैठी हूँ चाहे कोई और बैठा हो, किसी को सामने से रिश्वत मिल रही होगी कि ये तुम ले लो, पेपर लीक कर दो, तो वो भी करेगा। सब भाई इकोनॉमी के लिए, सब पैसे के लिए काम कर रहा है, जो कोई भी कहीं पर वो करेगा। लेकिन वो, जैसे मेरे पहले साथी ने कहा था, यूपीएससी का पेपर लीक नहीं हो रहा है, मतलब क्या वहां पे इंसान नहीं है? वहां पर भी बहुत सारे ह्यूमन है, ह्यूमन नेचर वहां पर भी प्रिवेलेंट करता है, लेकिन वहां लीक नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहां पे सिस्टम ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। वहां पे सिस्टम अलाउ नहीं करता, वहां पे किसी को नहीं पता होता कि वो प्रीलिम्स के 100 क्वेश्चन कौन डिसाइड कर रहा है, अलग अलग लोग बनाते हैं, नहीं होता। IIT के जी के पेपर उतना लीक नहीं होते, तो लीक पेपर हो रहा है क्योंकि सिस्टम में लूपहोल है, वो लोग बच जा रहे हैं। मेन बात है ना, गलती हो रही, ठीक है, पहली बार गलती हुई, अगर पहली बार ही बड़ी उनको सजा दे देता सिस्टम, जो जुडिशरी ऐसे केसेस करती, उनके ऊपर सजा दे देती, तो कोई और आगे नहीं करता ये काम और ये चीज रुक जाती। अगर कलेक्टिवली स्टूडेंट्स का बात यही है कि पेपर लीक, तो फिर वो भी खुद इस चीज में इन्वॉल्व है ना। तो सब स्टूडेंट तो नहीं है ना। अगर आप हाँ, मैं आपकी बात मानती हूँ, पेपर स्टूडेंट ही खरीद रहा है, एक ऑफिसर है करप्ट, लेकिन हम इससे ये तो नहीं कह सकते देश के सारे ऑफिसर करप्ट है। हमें तो कैसे जो बच्चे वहां पे बिल्कुल इनोसेंट थे, 80% जनता इंडिया की ऐसी जो पेपर खरीद ही नहीं सकती। हम उन 80% की जो सोशल वेलफेयर, इंडिया का मेन जो पर्सपेक्टिव, सोशलिस्ट कंट्री है हम, जो हमारे प्रीएमएल में लिखा हुआ है, वो मेन क्या है? हमें उन लोगों को मेन समझना है जिनके जो वेल्थ कॉन्सेंट्रेटेड है, जो लोग पेपर खरीदता कौन है, 20 लाख 25 लाख किसके पास आ रहे हैं, जिनकी पेरेंट्स पहले से बड़ा बड़ा हॉस्पिटल खुल के बैठे हुए हैं, उनको बस चाहिए उनका बच्चा नीट का एग्जाम पास कर ले, किसी भी प्राइवेट स्कूल से पढ़ा देंगे, उनको बस सिर्फ अपना हॉस्पिटल उठाना है। ऐसे लोग पेपर खरीदते हैं। वो आम इंसान तो जो वहां प्रोटेस्ट में था, उसके पास तो पैसे है ही नहीं कि वो खरीद कहां से पाए। तो हर एक कोई ऐसा नहीं कर रहा। क्रिमिनल तो हमेशा रहेंगे, आज कोई नए पैदा नहीं हुए, इतिहास में हमेशा से रहे। अच्छे लोग, गंदे लोग दोनों तरफ रहेंगे, तो वो तो रहेगा। लेकिन जो सिस्टम बनाया किस लिए? गवर्नमेंट को हम क्यों बिठाते हैं कि भाई आप ऐसा सिस्टम बनाओ? हम नहीं बना सकते ना, तो बिठाया उनको। हम इसलिए इलेक्शन में वोट देते हैं कि भाई आप ऐसे बनाओ सिस्टम, आप इतने लोग पढ़े लोग आए, हम लोग क्यों जाने वाले हैं? क्योंकि सिस्टम ऐसा बनाए कि जो कोई कितना भी चाहे तो ना कर पाए ऐसा काम। So next round, Your question? पेपर में कौन है? प्रियांशी? आओ, अरे आ गए। और का मोशन हम एप्लीकेट कर रहे हैं स्वेच्छा से। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा बस ये पॉइंट है कि जो पेपर लीक हुआ है, इसमें प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की फेलियर था। बिकॉज ये प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट की और मशीनरी एडमिनिस्ट्रेशन की, कि वो इंश्योर करे जो भी पेपर हो रहा है वो अच्छे से होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, रिजल्ट फेयर आना चाहिए। बट अगर वो नहीं हो रहा है तो वहाँ पे गवर्नमेंट ही कुछ कर सकती है, उसने कुछ नहीं किया। लाइक जैसे अभी इनने बोला कि इतने टाइम से हो रहे थे पेपर लीक, कुछ नहीं किया किसी ने। अगर पहले स्टेप लिया जाता तो आज ये सब नहीं होता। तो आई फील कि एडमिनिस्ट्रेशन अगर कुछ अच्छा कर सकता था तो उसको करना चाहिए था उसी समय। तो बस ये मेनली वही फेलियर है और कुछ नहीं। बात यही है परी अच्छा तुम सोच लो तब तक। जानवी फैमिली अगेंस्ट मनी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। यस, ये भाई हेलो एवरीवन, माय नेम इज नंदिनी सोनी और मैं इस डिबेट में नेगेटिव जो एक पॉइंट होता है जो अगेंस्ट में होता है, मैं मेयरली क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में बोलने वाली हूँ। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट जो एग्जाम में अभी जो हो रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, दैट इज नीट एग्जाम।
26 लाख ऑफ स्टूडेंट्स उस एग्जाम को लिखते हैं, तो उसमें अगर ये चीज हो रही है कि वो एग्जाम टफ आ रहा है 2025 जैसा, 2026 में उसको लीक किया जा रहा है, उसको काफी एप्स में जैसे कि टेलीग्राम को बैन कर दिया गया था पर्टिकुलर डेज के लिए, तो फिर हम मेयरली हम एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम है हम उसको ज्यादा ठहराए गलत कि वो गलत है, और जो एनटीए जो एग्जाम कंडक्ट करता है आई थिंक वो भी इसमें उनका भी ज्यादा रोल है कि वो इसको ज्यादा अच्छे से रिफॉर्म लेके आ सकते हैं। और सीएम धर्मेंद्र प्रधान जी को जैसे कि उन्होंने मतलब चेंज किया गया एजुकेशन मिनिस्टर को, वो आई थिंक एक पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं है उस चीज का। आई थिंक इसमें और रिफॉर्म लाना चाहिए कि हम उस एग्जाम को और अच्छे से कंडक्ट करा पाए, हम उसको डिजिटली और अच्छे से कंडक्ट करा पाए, कि जो ज्यादातर जो बच्चे हैं 26 लाख ऑफ स्टूडेंट्स जितने भी अपेयर हो रहे हैं उनको एक एंजाइटी फील ना हो कि हम बाद में बार एग्जाम दें इस चीज को, उनको डिप्रेशन ना हो कि वो लैक कर जाएं कि नहीं यार ये कोई सेंस नहीं है नीट एग्जाम को देने का, या फिर वो दूसरे बैकग्राउंड में चल जाएं और फिर हमें इन द फ्यूचर हमें डॉक्टर्स की कमी हो, चाहे वो सर्जन हो, बड़े बड़े डॉक्टर्स हो, आगे जाके ये जो चीज है ये रिफ्लेक्ट करेगा हमारे फ्यूचर को। तो आई थिंक वो सिक्योर होना चाहिए, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव जो करेक्ट जो चीज है वो और आनी चाहिए। थैंक यू। हमारे पास टाइम है। ठीक, ओके। तो ये जो चीज हुई थी इसने हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी, और जो स्टूडेंट्स के राइट्स हैं जो आर्टिकल 21 है वो वायलेट हुआ है, आर्टिकल 14 वायलेट हुआ है। तो आई थिंक ये जो पूरा जो प्रोटेस्ट है दैट इज ट्रू, वो होना चाहिए था, ताकि गवर्नमेंट को पता चले कि हाँ जो हमारे जो देश की जनता है वो भी बोल सकती है कि हाँ भाई ये चीज गलत है। तो आई थिंक ये बहुत बढ़िया चीज हुई और ये होनी चाहिए थी। थैंक यू सर। सर मेरे पास इतने ही पॉइंट्स थे। अब आपको प्रश्न मिलेंगे, तो प्रश्न अब पीछे बेटे आप पूछिए। बताने बेटे आप जो रेड टी शर्ट में आपका नाम मैं नहीं जानता, पूछिए। अगर पेपर ही लीक हो रहा है लगातार कोई बहुत सालों से हो रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की तो है ही, और जितने भी ऑफिसर है, तो मैं पूछ चाहता हूँ आपसे कि अगर इसको हमें कंप्लीटली सही करना है तो इसके लिए स्टेप ले सकते हैं आप, ताकि ये जितनी भी परेशानी हो रही है उसको कम कर सकते हैं। बेसिकली सिस्टम को ज़्यादा अच्छा करना पड़ेगा। जैसे अभी अनुष्का ने बोला कि यूपीएससी का पेपर भी हो रहा है, वहाँ पे गवर्नमेंट मशीनरी इतनी अच्छी है और जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है यूपीएससी वो इतने अच्छे से करा रहा है कि वो कभी लीक नहीं हुआ है। तो वही उस टाइप के मेजर्स नीट के लिए भी करने चाहिए। मेन तो यही होगा। बाकी और आप अपना डिजिटाइजेशन कर दो, ज़्यादा अच्छे से कर दो। बाकी मैं और नहीं बता सकती, जब जाऊँगी मैं तब बता दूँगी आपको। सबसे अच्छे प्रश्न पूछने का जो प्राइज है बाकी है कृष्णा, हाँ पूछो। ये बताइए आप, जैसे क्रिमिनल्स हैं उनका काम क्रिमिनल्स हैं उनका काम क्राइम करना है और गवर्नमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना है। हाँ। तो ये एक गवर्नमेंट का फेलियर नहीं है इंस्टीड ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी? मतलब क्रिमिनल गवर्नमेंट का काम है उसे प्रोटेक्ट करने की, ये न्यूज़ पेपर लीक ना हो, और आप कह रहे हो ये केवल क्रिमिनल ऑफेंस है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? मैंने एनटीए को भी गलत बोला था ना, ऐसा कि एनटीए भी जो कंडक्ट करा रहा है एग्जाम, जो उसकी मशीनरी है जो एडमिनिस्ट्रेटिव है वो भी गलत है, उसको भी चेंज करना चाहिए, उसमें भी रिफॉर्म्स लाने चाहिए। तो मतलब आप ये मानते हो ना कि गवर्नमेंट फेलियर है? You argue that it is a government failure? हाँ, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, मैं वही बोल रही हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, ओके। हाँ, लेट्स ऑन, ठीक है। हाँ जी।
प्रूव कर दिया कि हमारा पॉइंट सही है। क्या पूछना हाँ प्रियंका, वो तो प्रमाण है ना। शीतल, खुशी, सर इन्होंने कहा कि अगर पेपर को डिजिटलाइज कर देते हैं तो ओ उसको माइक आपके शब्द का मोल है, हम सहेज के रखना चाहेंगे उन्हें। आपने कहा कि पेपर को अगर डिजिटलाइज कर देते हैं तो उसके लीक होने के चांसेस कम है। 2025 में ही यूजीसी नेट हुआ था जो कि डिजिटलाइज नहीं होता, तो उसका पेपर लीक हुआ, फिर वो दोबारा एग्जाम कंडक्ट कराया गया, तो फिर कैसे इससे भी तो सिस्टम सही नहीं हो रहा है ना। अभी रिसेंट में हुआ जुलाई में, तभी लीक हुआ। धर्मेंद्र को हटाया गया, उधर भी उत्तराखंड में पेपर लीक हुआ है, तो उसी दिन मॉर्निंग में पेपर लीक हुआ। तो मेजर्स अच्छे करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट ही लेगी यार, मैं क्या बोलूँ इसमें। जब ये सर्विस ज्वाइन करेगी तब सब उस दिन तो धर्मेंद्र प्रधान अपना रिजाइन दे रहे थे ना, उस दिन तो पेपर लीक करवाने गए नहीं होंगे, उस दिन भी तो पेपर लीक हुआ है। वो चीज़ है, लेकिन जब रिजाइन और कंफर्म हो गए तो शायद लोग और सोचे कि अब जब एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन हो सकता है कहीं से, तो फिर बाकी स्टेट के मिनिस्टर भी रिजाइन हो ही जाएंगे, तो आई गेस अब थोड़ा और ध्यान दिया जाएगा कि जो भी है हम अच्छे से करें, फेयर इलेक्शन एग्जामिनेशन कंडक्ट करें, फेयर रिजल्ट लाएं, ताकि बच्चों के लिए भी अच्छा हो और बाकी सोसाइटी के लिए भी अच्छा हो। आपसे अगर ये लेट सपोज कि आपको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जाए। हाँ जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। बीइंग अ कैंडिडेट ऑफ नीट, आपको 0% इसमें फेलियर चाहिए, ट्रांसपेरेंसी 100% चाहिए। जैसे चाइना का एक लार्जेस्ट एग्जाम, बहुत बिगेस्ट एग्जाम होता है गावा करके, जो कि बहुत नंबर ऑफ पीपल देते हैं, वो फेयर एग्जामिनेशन होता है। ऐसे ही अगर मैं इंडिया का हर एग्जाम फेयर कराना हो, being a minister of education minister of India, what policy you want to implement? आई थिंक एक जो क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा मतलब मैं इसमें वहां जाके बताऊंगी। बट एक तरीका ये भी हो सकता है कि डिजिटली हम कंडक्ट कर रहे हैं, दैट इज ओके, दैट इज वेरी करेक्ट कि वहां पे जाके वो जो चीज है वो लीक नहीं हो सकती। ठीक है, डिजिटली हम कंडक्ट करा सकते हैं, लेकिन जो सोर्सेज हैं हमें उस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे कि अभी क्लास 12th के लिए एक OSM करके एक पॉलिसी आई थी, तो उसमें वो इतनी सही तरीके से वो फॉलो नहीं हुई। जो CBSE जो कंडक्ट कराता है उन्होंने इतने अच्छे से वो चीज फॉलो नहीं की, जो रिजल्ट आए क्लास 12th के वो इतने अच्छे नहीं आ पाए। जिनको सही मार्क्स मिलने चाहिए तो उनको सही मार्क्स नहीं मिले। तो आई थिंक वो जो एक फंडिंग लेके आना और फिर फंडिंग से वो जो चीज जो डिजिटल हो रही है उसको अच्छे से उस पर काम करना, दैट इज मेन गोल फॉर मी, कि जो चीज हो रही है उसको सही तरीके से करना, दैट इज। और जो लेवल है वो एग्जाम का ज्यादा इजी हो, मॉडरेट हो, बस बाकी वहां जाके देखेंगे। ऑनलाइन प्रश्न है, एक ये है कि ये नीट का पेपर कब से लीक होता है और क्यों पेपर लीक करता है। चलो मुक्षिरा बताते हैं तुमको कब से लीक हो रहा है, कौन बताएगा? कब से? गुड नंबर ऑफ टाइम्स लीक होता है। जब पता चलता जो तुम्हें मालूम है, जो इंस्टेंसेस मालूम है, किसको सबसे ज्यादा मालूम है? मेरे ख्याल से तुम्ही ने बताया कब से लीक हो रहा है पेपर। अच्छा, तुमने व्यापम से स्टार्ट किया था शायद। नीट, क्या नीट का ही लीक होता है? नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। नीट एक बहुत बड़ा एग्जाम है जो कि अब कब से लीक हो रहा है तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये हमेशा लीक होता होगा, सिस्टम में से लूपहोल होते हैं, लेकिन ये पेपर सबको तो नहीं मिलता पब्लिकली। लेकिन जब ये चीज बड़ी हुई, ज्यादा नंबर पे लीक हुआ, जब सबसे पहले हमें पता चला, जो ऑनलाइन मैंने पढ़ा है वो 2024 में है, तो 2025 में भी लीक हुआ, अभी 2026 का सबसे बड़ा लीक है, तो लास्ट 24 से मुझे पता है। लेकिन बाकी बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं, और जैसे स्टेट वाइज
नीट का 2015 में हुआ था, बोर्ड का पेपर लीक 2015 में हुआ था, 21 में हुआ था, 24 में हुआ था। अच्छा माइक है हाँ, नीट का पेपर सर 2015 में हुआ था, 2021 में हुआ था, 24 में हुआ और 26 में तो हुआ ही है। सबसे पहले अगर जहाँ तक मुझे याद है जेई एडवांस का पेपर हुआ था 1997 में, जो कि उसी दिन कैंसिल करके एग्जाम करा दिया था। फिर एआई ट्रिपल ई का पेपर हुआ था 2002 में, और क्लैट के पेपर तो होते हैं, लेकिन रिसेंटली जो बड़े एग्जाम की बात करें तो ये 2 एग्जाम वाला सबसे पहले सबसे पुराना याद है 1997 का जेई एडवांस है। वेरी गुड। अब एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा काली जुबान टाइप का हो रहा है। काली जुबान समझते हो? क्या सर? कुछ ऐसी चीज बोल दो जो कि चाहते नहीं हो और फिर भगवान बोले हाँ मान ली, तो उसको बोलने के बाद हम थू थू करते हैं। तो प्रश्न ये है कि यदि एमपीपीएससी या यूपीएससी का पेपर लीक होता है तो उसे भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहेंगे या सरकार की विफलता? सर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर में बहुत लेयर का डिफरेंस है। लाइक कि जब किसी लॉ एंड ऑर्डर को हम तोड़ते हैं, जैसे 2024 में जब लीक हुआ था नीट का पेपर, तो एक्ट बनाया था जिसका जो एक्ट बना था एंटी पेपर लीक, जब उसका उल्लंघन हुआ तो वो क्रिमिनल ऑफेंस में आ जाता है। लेकिन लाइक किसी सिस्टम में जब लूपहोल्स होते हैं, लाइक पिछले साल क्या हुआ कि 2024 में लीक हुआ था, वो प्रेस के द्वारा हो गया। प्रेस के द्वारा मतलब हुआ कि एक सिस्टम में एक आदमी को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, जिसको हमने क्रिमिनल ऑफेंस को ना बोल के केयरलेसनेस का जवाब दिया था। तो जब केयरलेसनेस का वर्ड बोलेंगे तो आई थिंक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर बोलेंगे, बट जब वो एक ब्यूरोक्रेट, जब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अकाउंटेबिलिटी थी, ड्यू टू द ग्रीडीनेस ऑफ द मनी ही हैज सोल्ड द पेपर, तो आई थिंक दैट इज क्रिमिनल ऑफेंस। और किसी को कोई प्रश्न? चलो आप लोग रिजल्ट के साथ तैयार हैं? बस कुछ तीनों को टोटल करना। फाइनली हमारा डिबेट कंपटीशन यहाँ खत्म होता है। टॉपिक बड़े अच्छे टॉपिक थे, अ फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी एंड मेनली अ क्रिमिनल कंस्पिरेसी। तो एक शेर है कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, हमें राह जन से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो सर की गुजारिश पे दोबारा अर्ज करता हूं, फरमाता हूं कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, हमें राह जन से गरज नहीं, तेरी रहबरी पर सवाल है। राहजन मतलब होता है डाकू। तो तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता काफिला क्यों लुटा। राहजन हमें डाकुओं से मलाल थोड़ी है, हमारा नेता तो तू था। नेताओं का ये मानना था कि हमें डाकुओं की रक्षा कौन करेगा, डाकुओं से काफिले की रक्षा कौन करेगा, हमारा लीडर करेगा। तो लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज इसमें आपको देखने को मिली होगी, इसकी बात करने पर सपोर्ट इसका हो रहा है और इसकी बात करने पर इसका हो रहा है। अगर आप इसे सही मानते हैं तो ये ऑटोमेटिक प्रूव हो रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोगों में कंफ्यूजन भी रहा, लेकिन जो इस पर बोलने आए थे वो इस पर ज्यादा बोले हैं। ये बहुत नोटिसेबल चीज है। लेकिन अब हमारा रिजल्ट भी तैयार है और हमारे जजेस जो हैं 5 मिनट में आपको थोड़ा टाइम लेंगे कैलकुलेट कर, ऐसा लीक हो गया है यहाँ प्रोसेस विल टेक टाइम, लिटिल बिट ऑफ टाइम। तुमको बोलने नहीं किया? अरे रुको, लीक रोको, एक बच्चा है। चलो कृष्णा, टाइम भी बहुत। क्या आप लोग को लगता है कि हमें डिबेट कंपटीशन और करानी चाहिए या इधर से कोई कुछ बोलेंगे? सर ये जो टॉपिक रहा है ये दूसरे को कंपेयर कर रहा है,
मैं चाहता हूँ, हाँ, एक कॉन्ट्रास्ट ना बिल्कुल एकदम, मैं चाहता हूँ इन दोनों के अपोजिट बात की जाए, एक सपोर्ट से आए, एक नेगेटिव। ये दोनों पॉइंट नेगेटिव हैं ये यहाँ दोनों पॉइंट या बात आपकी सही है, और कारण भी आपके प्रश्न में ही है कि एक्चुअली जो है टैग लाइन या हिट पॉइंट था नीट, ठीक है, और इसमें जो है हम मंथन करना चाह रहे थे, और आप देख रहे होंगे कि इधर से इसको प्रूव करते करते हम उसमें चले जाते हैं, उसको प्रूव करते करते इसमें आ जाते हैं। तो ये एक तरीके से इंटरेस्टिंग भी है, एक तरीके से अगर आप कहें तो डिबेट स्वयं जो है वो नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी चूंकि ये एक मुद्दा बहुत, देखो कुछ दिनों बाद शायद हम भूल जाए, होता यही है, हम भूल जाते हैं, होता यही है, हम भूल जाते हैं, और भूलना चाहिए नहीं भूलना चाहिए ये भी अपनी जगह एक पॉइंट है। लेकिन अभी चूंकि हम नहीं भूले हैं या भूलने में समय है, तो हमने सोचा इस मुद्दे पर हम डिबेट को कर दें। कुछ मुद्दे हमेशा रहते हैं और कुछ मुद्दे टेम्पररी रहते हैं, तो ये वो टेम्पररी कैटेगरी में आता है। इसके अतिरिक्त कुछ जो काफी समय से चल रहे मुद्दे होते हैं, उनके ऊपर भी हम आएंगे, उनके ऊपर लेकिन डिबेट करने के लिए फिर डिबेटर्स को गहन अध्ययन करना पड़ेगा। इसमें क्या है कि आप लोग जो पढ़ रहे हो, देख रहे हो, आपके जो फीड में आ रहा है वो आप लोग यहाँ उपयोग कर सकते हैं। तो ये भी एक कारण था कि अगर इतने दिनों बाद हम अपना ये डिबेट का सिस्टम रिज्यूम कर रहे हैं, तो अब कुछ बच्चे हैं यहाँ पे बोल रहे थे कि हम सिर्फ ऑडियंस में हैं, क्योंकि हम पहली बार जो है इसमें इस तरीके का इवेंट देख रहे हैं। और मैंने देखा कि कुछ समय बाद वो खुद जो है यहाँ पे आके, ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि टॉपिक ऐसा था जिससे कि हर कोई रिलेट कर पा रहा है और उनको उसकी जानकारी भी जो है लेटेस्ट मिलती जा रही है। तो रिजल्ट इस बीच में फाइनल हो गया है। ज्योति, राजीव अनाउंस करेंगे और आप जो है वो प्राइजेस आपकी ठीक। तो फाइनली रिजल्ट्स ये मेरे हाथ में हैं और ये आप तक पहुंचने वाले हैं बहुत जल्द। इसमें केवल फर्स्ट बताना है ना दोनों टीम का। हाँ, मैंने नंबर सबके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और एक जिसका अच्छा बैच। हाँ, इसमें सेकंड थर्ड होगा नंबर के अकॉर्डिंग। ये फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड और कर दीजिए उसमें। ओवरऑल से करते हैं अगेंस्ट और ओवरऑल से ओवरऑल तो यहाँ पे जो हम कंपटीशन ये नहीं कर रहे कि फॉर वालों में कौन ज्यादा अच्छा था, अगेंस्ट वालों में कौन अच्छा था, हम सबको मिलाकर नहीं, अभी नहीं, अब थोड़ी बैठू हम चलिए बनने में निखिल है उसको मैंने फिर दिक्कत आएगी ना अभी अवार्ड उसमें देने में। इसमें कौन सा किसको देना है वो पता है आपको? थर्ड में दो हैं। अच्छा जी, सबसे पहले थर्ड में दो नाम आए हैं सर, अनुष्ठा एंड कोमल। लेडीज फर्स्ट। आप लोग तैयार हैं टाइम के लिए? दो है थर्ड के लिए। आप आए हैं? आइए अनुष्ठा, आप आइए, यहाँ से आइए सामने से।
आइए कोमल जी, Congratulations. आइए। Welcome, बेटा. Congratulations. ये अब जो- कुछ बोलना चाहता हाँ। ये मैं जीत गया हूँ, मतलब विजेता बना हूँ तो ठीक है, इसका धन्यवाद। और ये मैं विजेता बनने का श्रेय मेरे दो भ्राताश्री आदरणीय उड़ीसा भाई साहब और सोही भाई साहब यहाँ मौजूद नहीं है, उनको देना चाहता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। गुड। सेकेंड नाम अनाउंस होगा। सेकेंड जो अवार्ड है वो जाता है श्याम को। गुड, वेल डन। और जो फर्स्ट अवार्ड है वो जाता है सोनाक्षी को। वेल डन। कम। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेल, क्वेश्चन का जो अवार्ड हमारे जजेस ने डिक्लेयर किया है वो अनुष्ठा के लिए किया है। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन क्या था आपका? क्या था सर क्वेश्चन? चलो अब हम वो पेड़ नहीं गिन के फल खाते हैं। Very good. क्रिमिनल ऑफेंस क्या है? चलिए, तो सभा यहीं समाप्त होती है। आप सबके पार्टिसिपेशन के लिए धन्यवाद। और मेरे जो बच्चे ऑनलाइन पर भी हैं, आपने भी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करा। और करें और करना चाहिए, और करना चाहिए। और तो हम ये जो है ये इसके बाद भी हम कंडक्ट करेंगे। ऑल द बेस्ट आप सबको। थैंक यू। थैंक यू सो मच।